हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल काय एक्सप्लेनर। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो बनाने में 2 घंटे लगते हैं। अध्याय 211। अलविदा दोस्तों। 1 चुन मियान, जो मंच से नीचे आए, अपने साथियों के पास गए और अपनी बाहें फैला दी। हाँ, उन चेहरों का क्या मतलब है? मैं कौन हूँ? जब उन्होंने उसे आते देखा तो उसके साथी धीरे धीरे पीछे हट गए। यह क्या है? नहीं, बेक चौन अजीब तरह से मुस्कुराया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। चुन मियान उनकी अजीब प्रतिक्रियाओं पर भौंचक्का रह गया। नहीं, और फिर अचानक चले गए। कदम, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह निकट पहुंचा, चुन मियान ने अपने सहयोगियों को पीछे हटते देखा। पीछे हट रहे हैं, इसके अलावा भाव अच्छे नहीं लग रहे थे। यहाँ तक कि एक अंधा व्यक्ति भी उनकी भावनाओं को महसूस कर सकता था। अरे तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे मुझे कोई बीमारी है? तुम उस व्यक्ति से क्यों बच रहे हो जिसने इतनी मेहनत की है? हाँ बदमाश, लोगों के पास जाने से पहले थोड़ा सोचो। तुम्हारे पूरे शरीर में जहर है और तुम हमारे करीब आते रहते हो जैसे कि तुम्हें कुछ भी नहीं है। अगर इतना जहर हमें छू भी ले तो हम सब मर जाएंगे। ओह, ये सही लगता है। चुन मियान ने अपने शरीर की ओर देखा। बेशक जहर ने उस पर कोई असर नहीं किया, लेकिन यह अभी भी उसके शरीर पर था। चुन मियान इसे साफ कर सकता था, लेकिन उसके सहयोग नहीं कर सकते थे, और अगर वे और करीब जाते तो शायद वे अंडरवर्ल्ड के राजा से मिल जाते। वह शापित साजे उनके करीब गया और गलती से उन्हें जहर दे दिया। यदि ऐसा कुछ हुआ तो बेतुके बयान दिए जाएंगे। चुन मियान ने अपना सिर खुजलाया और चारों ओर देखा। उफ, सोचने पर पता चलता है कि यह सिर्फ उसके साथियों की ही बात नहीं थी। उसे देख रहे दूसरे लोग भी धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें उसके साथ भगवान जैसा व्यवहार करना चाहिए। ओह, तान परिवार के स्वामी, उद्धरण चिन्ह, आप इतनी दूर क्यों? वह व्यक्ति जिसे तान परिवार का स्वामी कहा जाता है। अहम, तान गुनाग खांसते हुए धीरे धीरे चुन मियान के पास पहुंचा, लेकिन जब चुन मियान आगे बढ़ा तो वह 2 बार पीछे हट गया। चुप रहो, उद्धरण चिन्ह। ओह, ये परिचित क्यों लग रहा है? अतीत के बारे में सोचते हुए उनके सहयोगी और साझे उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर इसी प्रकार का व्यवहार करते थे। मैं किस तरह का जीवन जी रहा हूँ? यह महसूस करते हुए कि सन चुन मियान किस हद तक प्लम ब्लॉसम तलवार की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने ऊपर देखा। माफ करना मेरे साहियूंस, मैंने गलत किया। चुन मियान ने आह भरी और पश्चाताप किया, जबकि तान गुनाग ने अपने पीछे से किसी से 1 दर्जन छोटी बोतलें ली और उदारता से चुन मियान पर फेंकना शुरू कर दिया। खड़े रहो, शांत खड़े रहो, खांसना भी मत। नहीं, तुम कमीने। तान गुनाग के चेहरे पर एक सूक्ष्म भाव था जब वह चुन मियान की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि क्या 1 दर्जन विषनाशक दवाएं डालने के बावजूद भी जहर अभी भी बाकी रह गया है। क्या तुम्हें कोई जहरीली कीवी महसूस हो रही है? उद्धरण चिन्ह। अभी के लिए हम आपको 1 सप्ताह के लिए क्वारंटीन कर देते हैं, इसलिए कृपया सहयोग करें। उफ, लानत है। उस समय चुन मियान का पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था। ओह, उसके शरीर के चारों ओर जहरीली चीज जलने लगी और चुन मियान वहीं बैठ गया और बुदबुदाया। ओह, ये वास्तव में मेरी आंतरिक कीवी को बहुत अधिक खा जाता है। उसकी उंगलियों पर एक छोटी सी आग के लिए बहुत ज्यादा आंतरिक कीवी की जरूरत नहीं थी। हालांकि अपने पूरे शरीर को आग से ढकना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा उस भयंकर लड़ाई के दौरान चुन मियान ने अपनी आंतरिक कीवी का लगभग आधा हिस्सा खत्म कर दिया था, इसलिए उसके पास इस तथ्य को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं था कि यह खत्म हो रही थी। ओह, अब अपना काम करो। तान गुनाग ने अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे मंच पर चढ़ गया। बड़े तान बोए, सुनो। तान बोए ने अपना सिर बहुत हल्के से उठाया, मानो उसमें अब कोई ताकत नहीं बची थी। वह उसके बाद भी स्थिर रहा। तान गुनाग ने आंतरिक कीवी का प्रयोग किया और अपनी आवाज को जोरदार बनाते हुए बोला, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या पाप किए हैं? तान बोए की आंखें लाल थीं। मैंने क्या पाप किए हैं? हालांकि तान बोए का डेंटियन टूट चुका था और उसके अंदर कोई कीवी नहीं थी, फिर भी उसकी आंखों में जहर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी तान गुनाग के गले पर किसी भी क्षण दौड़कर जाएगा, बस उसके चिल्लाने के तरीके को देखकर। यदि उस राक्षस से हारना पाप है तो ये पाप है। खून की खांसी के बावजूद तान बोए को बोलते देख तान गुनाग ने अपना सिर हिलाया। जीतना या हारना कभी पाप नहीं है, मैं एक दूसरे पाप की बात कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसे ले। तान गुनाग की नजरें एक तरफ घूम गईं। स्वाभाविक रूप से उसे सुन रहे सभी लोगों की नजरें भी उसी तरफ घूम गईं। वह उत्तराधिकारी, वह क्यों है? तान पे, जो तान परिवार का उत्तराधिकारी था, ने एक आदमी को पकड़ लिया और उसे मंच पर खींच लिया। सभी की नजरें उस पर टिकी थी। हालांकि सिर्फ एक व्यक्ति ही उस व्यक्ति को पहचानता हुआ देख रहा था जिसे घसीटा जा रहा था। झाओ, तान पे ने उस व्यक्ति को मंच पर फेंक दिया जिसे वह घसीट रहा था। मैं उसे ले आया मेरे महाराज। अच्छा, तान गुनाग ने धीरे से कहा। तान हवा, लॉर्ड। तान हवा नामक व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। यदि तुम अपने पापों को स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये सुनकर तान हवा ने अपने होंठ काट लिए। सब खत्म हो गया है। तान वो पहले से ही शक्तिहीन था और वह बस उस रूप में पड़ा रह सकता था। यहाँ तक कि अगर वह यहाँ अपनी वफादारी बनाए रखता तो भी उसे केवल एक भयानक मौत या कालकोठरी में जीवन का सामना करना पड़ता। तो फिर एक व्यक्ति क्या चुनेगा? मैं। तान हवा, तुम क्या कहना चाह रही हो?
तान वो उस पर चिल्लाया, लेकिन तान हवा ऐसे बोलता रहा जैसे वह तान वो की बात सुन ही नहीं पा रहा हो। तान वो इस बुजुर्ग के आदेश के तहत मैंने माउंट हुआ के दिव्य ड्रैगन को परोसे गए भोजन और शराब में जहर मिला दिया। उनके आसपास के सभी लोग कानाफूसी करने लगे। झगड़े के लिए जहर का इस्तेमाल, ये बुरा था और प्रभु के अतिथियों के विरुद्ध वह तो और भी भयानक था। लेकिन इन सभी को एक साथ रखने पर भी यह उस व्यक्ति को जहर देने के पाप की तुलना में कुछ भी नहीं था, जिसके पास दुनिया में एक बड़ा नाम बनाने की क्षमता थी और जो परिवार का मेहमान था। यह एक ऐसा कृत्य था जिसने तान परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया। तान परिवार के एक सदस्य के रूप में जिन्होंने जहर का इस्तेमाल किया था, एक चीज जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी वह ये थी, वह ऐसा कैसे कर सकता है? रुको, अगर वह आदमी इससे प्रभावित था तो उसने लड़ाई कैसे की? यदि भूत राजा की आत्मा उस पर काम नहीं करती तो फिर एक साधारण अवरोधक जहर कैसे काम करेगा? सत्य, सभी लोग अब चमकती आंखों से चुन म्यान को देखने लगे। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि ये दिव्य ड्रैगन वास्तव में कितना राक्षसी था। सबके शांत होने का इंतजार करते हुए तान गुनाक ने ठंडे स्वर में कहा, ये स्पष्ट रूप से बड़े तान वोए का आदेश था। हाँ, और तान गुनाक की नजर तान वोए पर पड़ी। आप कुछ कहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तान वोए ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ये खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया था। अब से उसे कभी भी एक बुजुर्ग की तरह नहीं माना जाएगा, और सिर्फ इसलिए कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ दांव लगाया। परिवार के सभी बुजुर्ग अब अपनी शक्ति खो देंगे और उन्हें अपने कमरों में जाकर अपनी बाकी जिंदगी बूढ़े लोगों की तरह जीना होगा। इस एक घटना से तान गुनाक को पूर्ण शक्ति प्राप्त हो गई थी और अब वह अपने परिवार को अपनी इच्छानुसार चला सकता था। हे प्रभु, मैंने ये सचमुच परिवार के लिए किया। परिणामों से ऐसा नहीं लगता कि आपने ये सब परिवार के लिए किया था। तान गुनाक ने भावशून्य स्वर में कहा, परिवार के लिए दिल होना एक ऐसी चीज है जिसका अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब सही रास्ता अपनाया जाए। इस बारे में अब और बात मत करो, यह इतना गंदा है कि मैं इसे अपने कानों तक नहीं पहुंचा सकता। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तान गुनाक ने तान बोए से अपनी नजरें हटा ली और परिवार के अन्य सदस्यों की ओर देखा। मैं सिचुआन तान परिवार के स्वामी के रूप में आदेश देता हूँ। हाँ, तान परिवार के सभी सदस्य वहीं घुटने टेककर बैठ गए। तान बोए, जिसने एक भयानक अपराध किया है, को मुखिया के पद से हटा दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मुखिया को उसकी भूमिका से मुक्त कर दिया जाएगा और अन्य मुखिया अपने कमरे या इस घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तब तक मैं परिवार के सभी सदस्यों को अपने कार्यों के प्रति सावधान रहने का आदेश देता हूँ। हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। और तान गुनाक ने अपना सिर घुमाया और चुन म्यान की ओर देखा। माउंट हुआ के दिव्य ड्रैगन चुन म्यान। हाँ, इस बार चुन म्यान ने सीधे उसकी ओर देखा और अपना शरीर सीधा किया। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद। मुझे तान परिवार में चल रही भयानक चीजों को जानने और सुधारने का एक शानदार मौका मिला। सिचुआन तान परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपके साथियों और माउंट हुआ संप्रदाय के प्रति अपना आधिकारिक आभार व्यक्त करता हूँ। तान गुनाक ने अपने हाथ जोड़े और आगे झुककर चुन म्यान को प्रणाम किया। ये सम्मान दर्शाने के लिए था। ये सम्मान का सबसे उच्च रूप था जो आमतौर पर केवल भगवान को ही देखने को मिलता था, लेकिन अब भगवान ये किसी और के लिए कर रहे थे और परिवार के अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। हम माउंट हुआ संप्रदाय को धन्यवाद देते हैं। हम माउंट हुआ के दिव्य ड्रैगन को धन्यवाद देते हैं। हम माउंट हुआ के शिष्यों को धन्यवाद देते हैं। सभी ने एक स्वर में सिर झुकाया और ऊंची आवाज में बोले। माउंट हुआ के शिष्यों को जब ये बात पता चली तो उनके चेहरे लाल हो गए। तान परिवार ने हमें स्वीकार किया है। माउंट हुआ, एक संप्रदाय जिसे उसके पूर्व गौरव से बाहर निकाल दिया गया था, को सिचुआन क्षेत्र के अधिपति तान परिवार द्वारा मान्यता दी गई। किसने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? और चुन म्यान एक कदम आगे बढ़ गया। माउंट हुआ की तृतीय श्रेणी के शिष्य चुन म्यान माउंट हुआ का प्रतिनिधित्व करते हैं और सिचुआन तान परिवार को धन्यवाद देते हैं। चुन मायुन ने तान गुनाक से बात की और फिर झुककर वही एक कदम पीछे हट गया। सासुक, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। क्या अहम बेकच्योन खांसते हुए आगे बढ़ा और फिर उसने तान गुनाक से बात की। माउंट हुआ की ओर से द्वितीय श्रेणी के शिष्य बेकच्योन तान परिवार के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से दोनों संप्रदायों के बीच मित्रता गहरी होगी और हम एक सच्ची मित्रता साझा कर सकेंगे। बिल्कुल, तान गुनाक मुस्कुराया। संदेह हम करेंगे। वाह, सिचुआन तान परिवार अमर रहे, माउंट हुआ अमर रहे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चारों ओर से जयकारे गूंज उठे। ये वह क्षण था जब तान गुनिक ने बड़ों को हराया और पूर्ण शक्ति प्राप्त की। उसी समय माउंट हुआ के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी की गई और तान वो और चुन म्यान के बीच लड़ाई। सभी के लिए यह पूरी तरह से समझना मुश्किल था कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन तान गुनाक और माउंट हुआ के शिष्यों के रवैये को देखते हुए सभी को पता था कि इससे तान परिवार को फायदा होगा और इसलिए वे खुशी से चिल्ला उठे। इस बीच चुन म्यान ने अपने कंधे उचका दिए। क्या अद्भुत काम किया गया! जय जयकार तो बहुत हो गई। चुन म्यान। बेकच्योन ने चुन म्यान की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, ओह, आपने अद्भुत काम किया। हे, बेशक लेकिन बेकच्योन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह चुन म्यान को घूर रहा था। अगर आप अगली बार ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो हमें बताएं। नहीं, क्या मेरे पास सचमुच है? निश्चित रूप से। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।
चुन मियान, जो कुछ कहने ही वाला था, बेक चोन की आंखों में देखा और चौंक गया। उस आदमी का इतना क्रोधित होना दुर्लभ था। अरे बदमाश, जहर से तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने सोचा था कि तुम मर गए हो, बेवकूफ। यू जोंग उसके पीछे से बोला। ईमानदारी से कहूँ तो यह उस हद तक नहीं है। सही। बेक चोन ने जल्दी से उसकी तरफ देखा, लेकिन यू जोंग और जो गुल वापस भीड़ की तरफ मुड़ गए। बेक चोन ने फिर से चुन मियान की तरफ देखा और बोलना जारी रखा। याद रखना मैंने क्या कहा था, अगली बार अगर तुमने फिर ऐसा कुछ किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। चुन मियान ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तुरंत अपने होंठ बंद कर लिए। चुन मियान ने आह भरी, ठीक है, मैं भविष्य में आपसे बात करूंगा, बेवकूफ। बेक चोन ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी, अभी तो पीछे मुड़ो। ओह। बेक चोन ने चुन मियान को कंधों से पकड़कर घुमा दिया और तान परिवार के सदस्यों का उसके लिए उत्साहवर्धन करते हुए दृश्य देखा जा सकता था। वे आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। चुन मियान ने आश्चर्य भरी आंखों से जय जयकार को देखा। क्या मुझे माउंट हुआ के बाहर कभी ऐसी जय जयकार मिली है? कुआं। अतीत में जब वो प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट था, उसने इससे भी अधिक आश्चर्यजनक अनगिनत कार्य किए थे, लेकिन उसे कभी ऐसी जय जयकार नहीं मिली थी। अपने हाथ लहराओ। चुन मियान मुस्कुराया। कुआं, ये भी ठीक काम करता है। ओह माय, शुक्रिया। ओह माय, मैंने ऐसा कोई महान काम नहीं किया। हाँ, शुक्रिया। चुन मियान को प्रसन्न देखकर माउंट हुआ के शिष्य जोर से हंसने लगे। वाह, बहुत बढ़िया। तान झान ने प्रशंसा भरी नजरों से चुन मियान को देखा। मैं उस व्यक्ति से लड़ने की कोशिश कर रहा था। वह भाग्यशाली था कि उसकी गर्दन अभी भी उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। नूना, क्या वह महान नहीं है? वह निश्चित है। माउंट हुआ का दिव्य ड्रैगन वास्तव में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ये बहुत अद्भुत है, नहीं कि? ओह। तान झान ने अपनी बहन को हैरान आंखों से देखा। तान सोसो की नजरें एक जगह टिकी हुई थी। तान झान ने उस नजर का पीछा किया और एक अप्रत्याशित व्यक्ति के सामने आ गया। यूइसो झान। हाँ नूना, मैंने निर्णय कर लिया है। के बारे में? वह अपनी नजरें यूइजियो से हटा नहीं पा रही थी। उसने कहा, मैं। अपने होंठ काटते हुए उसने दृढ़ता से कहा, मैं माउंट हुआ में शामिल होने जा रहा हूँ। अध्याय 212। अलविदा दोस्तों। 2। तान परिवार की स्थिति ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा। तान गुनाक ने ऐसे कदम उठाए जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने तेजी से बड़ों की शक्ति और अधिकार को खत्म कर दिया और तांडवों को कालकोठरी में फेंक दिया। साथ ही बुजुर्गों की अपनी भूमिका निभाने में विफल रहने के कारण आलोचना की गई तथा यहाँ तक कि महान बुजुर्गों की शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। महान बुजुर्गों ने अपने अधिकार की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार प्रभु का ही पलड़ा भारी था। चाहे महान बुजुर्गों की भूमिका कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लोगों के समर्थन के बिना वे प्रभु के अधिकार का विरोध नहीं कर सकते थे। अंततः उन्हें भी अपनी सत्ता छोड़कर पीछे हटना पड़ा। तान वोई के प्रयासों से सहानुभूति रखने वाले तान हक सहित परिवार के सदस्यों को तुरंत जेल में डाल दिया गया। जांच धीमी गति से चल रही है। द रीजन। तान गुनाक ने सिर हिलाया और चुन म्यान के लिए चाय डाली। क्या पाप स्पष्ट नहीं था? ठीक है, अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको उनका अपराध साबित करने में इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो किया है वह इतना गंभीर है कि वे फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? क्योंकि व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आहा, चुन म्यान ने सिर हिलाया। जब तान वोई की जांच चल रही थी तो पूरे परिवार में डर का माहौल था। परिवार के सबसे बड़े सदस्य की जांच चल रही थी। ऐसे में कौन बोलने की हिम्मत करेगा? इसका अर्थ ये था कि प्रभु इस स्थिति से सब कुछ प्राप्त करने के लिए वातावरण का लाभ उठाएंगे। तुम उससे भी अधिक डरावने व्यक्ति हो जितना मैंने सोचा था। आपको सिर्फ मेरे बारे में ही बात नहीं करनी चाहिए। मैंने क्या की? मुझे शुरू मत करवाओ। तान गुनाक ने अपना सिर हिलाया। चुन म्यान ने जो जीवन जिया था वह लंबा भी था और छोटा भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई उसके बारे में कैसे सोचता है। चुन म्यान की बेतुकी ताकत ने तान गुनाक की दिलचस्पी जगाई। फिर भी वह इस आदमी से महसूस की गई भावनाओं को कैसे समझा सकता था, जिसे वह सिर्फ एक युवा योद्धा के रूप में नहीं सोच सकता था। शायद माउंट हुआ को मित्र के रूप में स्वीकार करना मेरे जीवन का सर्वोत्तम निर्णय था। कुआं। जैसा कि चुन म्यान ने कहा, ये तान परिवार नहीं था जिसने माउंट हुआ को चुना, बल्कि माउंट हुआ ने तान परिवार को चुना। सच है, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? क्या तान पे? वह। चुन म्यान कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ये सच है कि उन्होंने जो किया वह गलत था, लेकिन उन्हें उत्तराधिकारी के पद से हटाने का क्या मतलब है? तान पे डरपोक है। आप ये सिर्फ उसके कामों को देखकर बता सकते हैं। प्रभु, मुझे नहीं पता कि अब ऐसा कहना मेरे लिए अहंकारपूर्ण लगेगा या नहीं, लेकिन इस समय उद्धरण चिन्ह नहीं। आप क्या कह रहे हैं? सस्ता कमीना। ओह, वैसे भी हम जरूर बोलो। चुन म्यांग ने वहाँ कहा, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। नहीं, इसे गलती कहना अपने आप में एक गलती है। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें क्या लगता है तान वोई ने ऐसा क्यों किया? खैर, मुझे भी इस बारे में जानने की उत्सुकता है। जब मैं उत्तराधिकारी था तब वह इतना अजीब नहीं था। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह तान परिवार में रहता था। उद्धरण चिन्ह। तान परिवार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है या किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा रहा है। आप दुनिया में होने वाली बहुत सी चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आप उन छोटी छोटी चीजों के साथ जीते हैं जिन्हें आप जानते हैं और उत्तराधिकारी या भगवान के पद के लिए होड़ करते हैं।
दुनिया को देखना, असफलता, निराशा का सामना करना और गलतियां करना, ये सब हमें दुखी महसूस कराते हैं। हम लोगों के रूप में विकसित होते हैं। इसके विपरीत चुन मायुंग ने तान गुनाक की ओर देखा और कहा, कोई भी ऐसे व्यक्ति के अधीन आगे नहीं बढ़ सकता जो एक गलती के कारण सब कुछ छीन लेता है। तान गुनाक, जो जानता था कि चुन म्यान क्या कहना चाह रहा था, ने चुपचाप सिर हिला दिया। मेरा मतलब है, कोई भी व्यक्ति शुरू से ही परिपूर्ण नहीं होता, सभी एक जैसे हैं। चुन म्यान भी ऐसा ही था। मार्शल आर्ट में बेजोड़ होने के साथ साथ उनका व्यक्तित्व अराजकता की ओर झुका हुआ था। यदि उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ होता तो वह कभी नहीं जान पाता कि वह अतीत में कितना भयानक था। वह कभी नहीं जान पाता कि उसके साथियों को इस भयानक व्यक्ति को मानव में बदलने की कोशिश करते समय कितनी पीड़ा और सहनी पड़ी थी। दूसरे शब्दों में, यदि उनके साथी चुन म्यान को उनके चरित्र के कारण स्वीकार करने में अनिच्छुक होते तो चुन म्यान का ये संस्करण कभी अस्तित्व में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य गलतियां नहीं करते, हम मनुष्य हैं क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, यह एक बुनियादी बात है और मैं बुनियादी बातें भूल गया। तान गुनाक ने धीरे से आह भरी। तान पे उसका बच्चा था, वह इस स्थिति को थोड़ी आसानी से संभाल सकता था। इसके अलावा क्या तान पे ने यह नहीं कहा था कि अपनी गलती के लिए उसे जो भी सजा दी जाएगी वह उसे स्वीकार करेगा। उसने ये भी कहा कि वह उत्तराधिकारी के रूप में अपना पद छोड़ देगा और आगे बढ़कर उस जासूस को भी पकड़ लेगा जो उनके मेहमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जब चुन म्यान ने ये कहा तो ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर पत्थर फेंका गया हो। लेकिन क्या ये ठीक है? तान पे ने आप पर चाकू फेंका। अगर तान पे परिवार का मुखिया बन गया तो आपको अक्सर उसका सामना करना पड़ेगा। क्या आप उसे देख पाएंगे? मैं क्यों नहीं करूँगा? ओह, मैं उसे आमने सामने न देख सकूं, इसके लिए उसे मुझसे ज्यादा ताकतवर होना होगा। और यह अच्छा होगा कि तान पे खुद मेरा अभिवादन करने की स्थिति में आ जाए। इतनी बेशर्मी से मेरे पेट में चाकू घोंपने के बाद क्या वह फिर से मेरी पीठ में छुरा घोंप सकेगा? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। हु, ये सच है। धन्यवाद। तान गुनाक ने शुरू में ये संकल्प लिया था कि तान पे कभी भी भगवान नहीं बन पाएगा। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि तान पे ने गलती की है, इसलिए मैं उत्तराधिकारी के पद के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करूंगा। इससे उनके विकास में भी मदद मिलेगी। आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगे। तान गुनाक ने आह भरी। अगला मामला, उसने अपना सिर छुआ। उसका व्यवहार उसके सामान्य गरिमामय रूप से भिन्न था। सोसो माउंट हुआ में प्रवेश करना चाहता है। उसके साथ क्या है? कूप, मैं भी जानना चाहता हूँ। तान गुनाक दहाड़ा। उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत प्यार से पाला था और जिसका पालन पोषण उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, अब माउंट हुआ जाना चाहती थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं ना कह दूं? क्या आपके पास ऐसा करने का अधिकार है? मुझे नहीं लगता, लेकिन बेक चोन सासुक ठीक है। वह बस इतना कहेगा कि संप्रदाय के नेता को ही निर्णय लेना चाहिए। संप्रदाय का नेता किस प्रकार का व्यक्ति है? हु, तान परिवार की एक महिला आ रही है। वह इतनी बड़ी है कि माउंट हुआ उसे गले नहीं लगा सकता। हम उसे एक आरामदायक सीट देंगे और उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वह इसी तरह का व्यक्ति है। तान गुनाक ने आह भरी। मैं सोसो को माउंट हुआ नहीं भेजना चाहता। जरूर, तो उसका ख्याल रखना। आप क्या कह रहे हैं? तान गुनाक ने आह भरी। चाहे परिवार में मेरी कितनी भी ताकत क्यों न हो, मैं सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपराओं को एक दिन में नहीं बदल सकता। इसका बहुत बुरा असर होगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि वह खुश रहे, लेकिन अगर उसके अपने परिवार में खुश रहना संभव नहीं है तो मैं उसे ऐसी जगह भेजना चाहती हूँ जहाँ वह खुश रह सके। वह माउंट हुआ क्यों होना चाहिए? मैं वुडान संप्रदाय की सिफारिश करूंगा। एमी संप्रदाय भी ठीक रहेगा। आप चाहते हैं कि मेरी बेटी साधु बन जाए? तान गुनाक की आंखें चमक उठी। ये देखकर चुन म्यान का गला रुक गया। वह एक ऐसा आदमी है जो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। खैर, कृपया मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अगर तुम उसका ख्याल रखोगी तो मैं उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ विदा कर सकूंगी। नहीं, कौन उसे स्वीकार कर रहा है? मैं नहीं चाहती। मैं इस उम्र में किसी की नानी नहीं बन सकती, लेकिन मेरी बेटी बड़ी है। यहाँ उम्र कोई मायने नहीं रखती। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तान गुनाक ने निराश चेहरे से चुन म्यान को देखा और कहा, क्या आपने मुझसे हमारे चिकित्सकों को देने के लिए नहीं कहा था? यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। क्या आप इसे यहाँ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? सोसो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। क्या? तान गुनाक का चेहरा बदल गया। सोसो ने शरीर को शुद्ध करने के लिए कुछ साधना तकनीकें और कुछ प्रकाश की हुई उपयोग तकनीकें सीखी हैं, जो वास्तव में परिवार की विरासत में शामिल नहीं है। माउंट हुआ के अभ्यासी भी ऐसा ही करते हैं, और उसने दवा और जड़ी बूटियों के बारे में भी सीखा है। उसके लिए सीखने के लिए और कुछ नहीं है। परिवार का पूरा चिकित्सा ज्ञान उसे ही मिला है। वह अब परिवार के चिकित्सा प्रमुख की सबसे अच्छी शिष्या है। उसका स्तर इतना उन्नत है कि चिकित्सा प्रमुख चाहते हैं कि वह शादी करने के बजाय उनका पद संभाले। हे, ईमानदारी से कहूँ तो मेरी इच्छा थी कि वह हमारे अधीन रहे। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तान गुनाक को अब गंभीर चिंता होने लगी। क्या मैं सचमुच इस पर भरोसा कर सकता हूँ? चुन म्यान नाम का यह आदमी जितना ज्यादा समय उसके साथ बिताता गया उतना ही अजनबी होता गया। कभी कभी वह सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होता था और कभी कभी उसका व्यवहार ऐसा होता था जैसे वह सभी को मौत की ओर ले जाना चाहता हो। बेशक ऐसा इस वजह से नहीं है। बेशक यह एक वादा है। वह माउंट हुआ के शिष्यों को अपनी सभी ज्ञात तकनीकें सिखाएगी।
यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो तान परिवार के अतिरिक्त सदस्य उसकी सहायता के लिए आएंगे, लेकिन सोसो शुरुआती सहायक हो सकता है। हाँ, चुन म्यांग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जैसे ही आप लोग चले जाएंगे, मैं सोसो और अपने परिवार के साथ माउंट हुआ की ओर चलूंगा और मैं संप्रदाय के नेता से मिलूंगा और उसे मौजूदा स्थिति समझाऊंगा और फिर सोसो को संप्रदाय में शामिल होने दूंगा। भगवान स्वयं वहां जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आपसे मित्रता करना चाहता है, तो वह अपने अधीनस्थों को तो नहीं भेज सकता, है न? चुन म्यांग मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि आप सचमुच चाहते हैं कि हम दोस्त बने। क्या ये काम नहीं करेगा? जैसे कि ऐसा होगा ही नहीं, चुन म्यांग ने कहा। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। तान परिवार माउंट हुआ से कमतर नहीं था। नहीं, बल्कि तान परिवार इस समय माउंट हुआ के लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी था। और क्या चुन म्यांग के अतीत में ऐसा कुछ नहीं था जो उसे व्यक्तिगत रूप से तान परिवार से जोड़ता था? हमारा प्रस्थान एक दिन के लिए विलंबित हो गया है, इसलिए आप कल उनके साथ मिल सकते हैं और यूनान के लिए रवाना हो सकते हैं। बहुत समय हो गया, हमें पहले ही निकल जाना चाहिए था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यूनान क्यों जा रहे हैं? यह एक राज है, कोई रहस्य जो इतना महत्वपूर्ण है कि उसे अपने दोस्तों से छिपाया जाना चाहिए। यदि हमारे संप्रदाय के नेता इसकी अनुमति देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तान गुनाक हंसा। अब माउंट हुआ के संप्रदाय के नेता इसकी अनुमति कैसे दे सकते थे? अंत में मुझे स्वयं माउंट हुआ पर जाना होगा और इसे सुनना होगा। ठीक है, चुनाव संप्रदाय के नेता द्वारा किया जाएगा। तान गुनाक ने सिर हिलाया। उसके और चुन म्यांग के बीच बातचीत यही खत्म हुई। तो अब तान गुनाक अपनी सीट से उठे। यह क्या है? उसने हैरान चुन म्यांग की ओर अपना सिर झुकाया। हमें आपसे अनपेक्षित अनुग्रह प्राप्त हुआ है। यह क्या है? मैंने तुम्हें पिछली बार भी इसके बारे में बताया था। पिछली बार ये तान परिवार की ओर से शुभकामना थी और ये तान गुनाक की ओर से शुभकामना है। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद, सचमुच धन्यवाद। चुन मायून ने मुस्कुराते हुए तान गुनाक को देखा। सतह पर चुन म्यांग एक लालची व्यक्ति की तरह लग सकता है, लेकिन उसने तान परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। वास्तव में यदि कोई उन्हें अच्छी तरह जान ले तो उसके हृदय में जो गर्मजोशी है वह समझ में आ जाएगी। बस शब्द, ये तो होना ही चाहिए, है न? तान गुनाक का चेहरा लाल हो गया। आप मूलतः हमसे सब कुछ लूट रहे हैं। तुम्हें एक दोस्त के लिए इतना कुछ करना होगा। दुनिया में ऐसा दोस्त कहाँ होगा? हे, गुस्सा मत हो और बस सुनो। ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। यदि यह इतनी बड़ी बात नहीं है तो मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि यह अभी संभव है। तान गुनाक ने भौहें सिकुड़ी। अगर ये तब काम नहीं करता तो अब क्यों काम करेगा? इसका मतलब ये था कि यह काम तभी संभव था जब तान गुनाक का परिवार पर पूरा नियंत्रण होता, और अब जब बुजुर्गों की शक्ति खत्म हो गई है तो तान गुनाक खुद ही यह काम कर सकता है। अगर ऐसा था तो यह कोई छोटी बात नहीं हो सकती थी। मैं जो चाहता हूँ वह है, चुन म्यांग फुसफुसाया। तान गुनाक का चेहरा सदमे से लाल हो गया। वह क्या था? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सुना। आप इसका उपयोग कहाँ करेंगे? इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है ना? तान गुनाक का चेहरा विकृत हो गया। जैसा कि आप जानते होंगे, तान परिवार का जहर आसानी से बाहरी लोगों को नहीं दिया जा सकता। मुझे पता है, यह एकमात्र बार होगा। तान गुनाक ने भौहें सिकुड़ी और फिर उसने आह भरी। वरिष्ठों को उनके पदों से निलंबित कर देने के बाद वह चुन म्यांग को वह सब दे सकते थे जो वह चाहते थे, लेकिन आप वास्तव में मेरे बचाए हुए आपातकालीन धन को भी लूट रहे हैं। आप अपने किसी मित्र के लिए इतना तो कर सकते हैं जिसे लंबी यात्रा करनी है ना? तान गुनाक ने चुन मायून की ओर देखा और मुस्कुराया। अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा खोना पड़ेगा, इसलिए मेरी कुछ शर्तें हैं। लगता है कि आप भगवान के लिए इतनी सारी शर्तें रखना पसंद करते हैं। वह क्या है? तान गुनाक ने झिझकते हुए कहा। इसे मुझे एक बार और दिखाओ। तलवार की वह तकनीक जो आपने मंच पर इस्तेमाल की थी। उद्धरण चिन्ह। इसे मुझे एक बार और दिखाओ। चुन म्यांग चुपचाप मुस्कुराया। ये हमेशा चलता रहेगा। यदि कोई व्यक्ति गायब भी हो जाए तो भी मार्शल आर्ट का महत्व कायम रहेगा। अपने जीवन काल में पूर्वज ने जो कुछ भी हासिल किया वह आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा, और जब तक उसके पीछे की इच्छा शक्ति बनी रहेगी, उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। सही, यही तो मार्शल संप्रदायों का सार है। चुन म्यांग मुस्कुराया। ये बहुत कठिन है। क्या यह मुश्किल है? अगर आप मुझे बहुत सारा सिचुआन खाना खिलाएंगे तो मैं आपको इसे फिर से दिखाऊंगा। तान गुनाक ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। मैं तुम्हें उतना ही खिलाऊंगा जितना तुम चाहोगी, इतना कि तुम्हारा पेट सचमुच फट जाएगा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराए। अध्याय 213। अलविदा दोस्तों। 3। तान परिवार के लोग आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे सारे नुकसान की भरपाई करेंगे, जिसमें ढहे हुए मंडप की मरम्मत का खर्च भी शामिल है। जोगुल के शब्दों पर जोप्युंग ने हल्की सी आह भरी। यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। सुनने में भले ही यह आश्चर्यजनक लगे, लेकिन वे एक गरिमापूर्ण परिवार हैं। परंतु प्रभु का स्वयं आना। जोप्युंग के चेहरे पर अजीब भाव था। तान परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपने नाम की रक्षा करना जानता है। अगर वे अपनी गलतियों के कारण किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वे उसकी पूरी तरह से भरपाई करेंगे, भले ही वह थोड़ा ज्यादा हो जाए। लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना कि सिचुआन तान परिवार के स्वामी व्यक्तिगत रूप से आकर माफी मांगे। जोगुल ने अपनी मुठियां भींच ली।
वित्तीय मुआवजा वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन यह उस भगवान से मिली माफी के सामने कुछ भी नहीं है जो दूसरों के सामने अपना सिर झुकाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता। और इस बार भगवान खुद माफी मांगने आए हैं। जो प्यून ने जो गुल की ओर देखा, इस तथ्य का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा होगा कि तुम माउंट हुआ के शिष्य, मेरे दूसरे पुत्र हो। ऐसा लगता है कि इस परिवार के बाहर तुमने जो कुछ हासिल किया है वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। ये देखकर कि सिचुआन तान परिवार के भगवान ने खुद ही सार्वजनिक रूप से हमारी इज्जत बचाने का फैसला किया है। जो गुल बिना कुछ कहे सुनता रहा। अभी बोलने का समय नहीं था। जब वह चुप हुआ तो उसके पिता धीमी आवाज में बोले, तो आप घर लौटने की योजना कब बना रहे हैं? पिता। जो गुल ने अपने होंठ काटे। यह असुविधाजनक और परेशान करने वाला था, लेकिन अंततः एक दिन उसे इस स्थिति से गुजरना ही होगा। मुझे माउंट हुआ पसंद है, इस परिवार से भी ज्यादा। ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन जो गुल ने उसकी आंखों में सीधे देखकर कहा, मैं सोचता हूँ कि मुझे यही रास्ता अपनाना चाहिए। मुझे अपने परिवार पर गर्व है। मुझे लगता है कि पिता और ह्यूंग जो कर रहे हैं वह एक अद्भुत उपलब्धि है, लेकिन यह वह जगह नहीं है जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। जो गुल की दृढ़ आंखें देखकर जो प्यून के होंठ फड़कने लगे। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही जीवन है तो मैं माउंट हुआ का शिष्य बनकर जीना चाहता हूँ। जो गुल ने आह भरी। गुल, हाँ पिताजी, क्या आप जानते हैं मेरा सपना क्या है? मुझे नहीं पता, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप और आपके पति एक दूसरे की मदद करें और इस व्यवसाय को जारी रखें जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है। जब से तुम पैदा हुए हो तब से यही मेरा सपना था। वह धीमी आवाज सुनते ही जो गुल ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन जो प्यून ने अपनी आवाज में हल्की ताकत के साथ बात जारी रखी। अब मुझे समझ में आया, मेरा सपना तुम्हारा नहीं है। अगर मेरा कोई सपना है तो तुम्हारा भी एक सपना है। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए तुम्हारे सपनों को कुचलना नहीं चाहिए। पिता। शिष्य चुन म्यांग ने यही किया। आप ही निर्णय लेते हैं। उस समय ये बहुत अहंकारी लग रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारा जीवन तय करूँ। तुम्हारे भी अपने सपने हैं और तुम उनके पीछे जाने के हकदार हो। जो प्यून ने मुस्कुराते हुए जो गुल के कंधे पर थपथपाया। मजबूत बनो। जो गुल ने कांपती आंखों से अपने पिता की ओर देखा। मुझे खेद है पिताजी। अहम। जो प्यून को यह सुनकर अजीब लगा। वह खांसने लगा और बोला, परिवार की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा ह्यूंग यही है। और भले ही तुम माउंट हुआ की छत के नीचे रहते हो, यह मत भूलो कि हम हमेशा तुम्हारे लिए खुश हैं। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। जो प्यून खिलखिलाकर मुस्कुराया। यूनान एक डरावनी जगह है। हाँ, तान परिवार में तुमने जो किया उसे देखते हुए मुझे लगता है कि तुम यूनान को संभाल सकते हो, लेकिन माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी भावनाओं से छुटकारा नहीं पा सकते, और इसलिए मैं अपनी चिंताओं को दूर नहीं कर सकता। इसलिए सुरक्षित वापस आओ। हाँ पिताजी। जो प्यून ने अपने बेटे के कंधों पर हाथ रखा और जो गुल को इसकी गर्माहट महसूस हुई। क्या ये वे लोग हैं? क्वाक ग्यून, जो शांति व्यापारी समूह का प्रभारी था, उसने माउंट हुआ के शिष्यों को जिज्ञासा भरी निगाहों से देखा। हाँ, ये प्रभु से अनुरोध है, इसलिए उनकी अच्छी देखभाल करें और सुनिश्चित करें कि उन्हें कोई असुविधा न हो। धन्यवाद। क्वाक ग्यून ने तान गुनाक की ओर देखा और फिर फुसफुसाए, लेकिन इन विदेशियों के साथ यूनान जाना एक ऐसा काम है जो हमारे समूह पर बहुत बड़ा बोझ डालता है। तो फिर मुझे तुम पर बोझ डालना ही होगा। हम घर के मालिक से क्या मदद मांग सकते हैं? बस इतना जान लीजिए कि हम आपके परिवार की मांग को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अवश्य मैं करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। क्वाक ग्यून ने सिर झुकाया और फिर बेक चेन की ओर मुड़ा, जो माउंट हुआ का प्रभारी था। अगर आपको कोई बात असहज लगती है तो हमें बताएं, और हमें बताएं कि आप कब तैयार हैं। हाँ। जब क्वाक ग्यून अपने पद पर वापस गया तो बेक चेन ने तान गुनाक की ओर देखा। इतनी बार हमारा ख्याल रखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। माउंट हुआ ने हमारे सिचुआन तान परिवार के लिए जो कुछ किया है, उसे देखते हुए ये कुछ भी नहीं है। यूनान एक ऐसी जगह है जहाँ हमें प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए कृपया सावधान रहें। मैं ये बात अवश्य याद रखूंगा। तान गुनाक ने आश्वस्त न होते हुए कहा। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यूनान नानमेन 20 पैलेस के अधीन है, और उनके लोग सेंट्रल प्लेन्स के निवासियों से नफरत करते हैं और हमारी नजरों से क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहें। यदि आप यूनान में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो जितना संभव हो सके किसी से भी लड़ना बेहतर नहीं होगा। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। बेक चेओ ने तान गुनाक को प्रणाम किया। मुझे आशा है कि हम पुनः चेहरे पर मुस्कान लेकर मिलेंगे। जैसे ही तान गुनाक ने अपनी बात खत्म की, तान सोसो, जो पीछे बैठी थी, प्रकट हुई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अलविदा, मैं शामिल होने के बाद आपसे फिर मिलूंगा। उफ, चुन म्यांग ने कराहते हुए कहा। क्या उसे सचमुच ऐसा करना था? खैर, ये तो संप्रदाय के नेता को ही निर्णय लेना था। तान सोसो ने उसके हाव भाव देखे और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा मत करो, खासकर अब जब हम जल्द ही वही खाना खाने वाले हैं। बेक चॉन हल्के से मुस्कुराया। यदि ऐसा है तो चलो अच्छे संबंध बनाएं। हाँ, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इतना तो तान गुनाक ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। हाँ पिताजी, यदि आप वास्तव में माउंट हुआ की शिष्या बनने का इरादा रखती हैं, तो आपको ये भूल जाना चाहिए कि आप तान परिवार की बेटी हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। यही सोच, बड़ों से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप तान परिवार की बेटी के रूप में माउंट हुआ जा रही हैं?
या आप माउंट हुआ की शिष्या बनने के लिए वहाँ जा रही हैं? ये सुनकर तान सोसो सीधा खड़ा हो गया। अच्छे स्वास्थ्य के साथ संप्रदाय में वापस जाओ सासुक और सहयुंग्स। अब से मैं तान परिवार की महिला नहीं हूँ। मैं सबसे पहले माउंट हुआ जाऊंगी और वहाँ के नियम और कानून सीखूंगी। बेक चॉन ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। यू इसोल्स की तीखी आंखें आखिरकार थोड़ी ढीली पड़ गईं। ऐसा तुसुंदेरे। चुन म्यांग ने तान गुनाक की हरकतों को देखकर मुस्कुराया। उसने सार्वजनिक रूप से सोसो को डांटा ताकि परिवार के सदस्यों की ओर से किसी भी संभावित विद्रोह को रोका जा सके। इस तरह वह ये भी दिखा रहा था कि वह अपनी बेटी की कितनी परवाह करता है। तान सोसो को माउंट हुआ में समायोजित होने में समय लगेगा, लेकिन खैर वहाँ सब एक जैसे हैं। तान सोसो का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है जब उसकी तुलना जो गुल से की जाती है, जो एक बैल की तरह बेतहाशा भागती रहती थी। अगर यह काम नहीं करता है तो उन्हें उसे सबसे ऊंची चोटी पर ले जाना होगा और उसे डराना होगा। इससे वह वास्तविकता में वापस आ जाएगी। तान गुनाक, जिसे ये पता नहीं था कि चुन म्यांग क्या सोच रहा था, ने बेक चोन से बात की। जैसे ही आप चले जाएंगे मैं माउंट हुआ जाऊंगा और यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में बताऊंगा और सोसो को संप्रदाय में दीक्षित करूंगा। संप्रदाय के नेता आप सभी का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। चुन म्यांग ने अपना सिर झुका लिया। लेकिन फिर जब आप यहाँ वापस आएंगे तो क्या तान परिवार भी मौजूद होगा? क्या इसमें इतना समय लगेगा? इसके अलावा अगर आप यूनान में बहुत अंदर जा रहे हैं तो आपको शांति जाने वाली हमारी सड़क से ज्यादा समय लग सकता है। यूनान की ओर जाने वाली सड़कें अच्छी तरह से बनी हुई नहीं है, इसलिए आपको जितना लगता है उससे ज्यादा समय लगेगा। क्या ऐसा है? चुन मायून ने अपने साथियों पर नजर डाली। लंबी यात्रा भी ठीक है, हमें बहुत कुछ करना होगा। माउंट हुआ के शिष्यों ने जब उसकी दृष्टि महसूस की तो वे कांप उठे। क्या हम फिर ऐसा करेंगे? यूनान तक का सफर, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बावजूद शायद मुझे अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए। माउंट हुआ के सभी शिष्यों का मन स्तब्ध रह गया जब उन्हें याद आया कि सिचुआन के रास्ते में क्या हुआ था। तान गुनाक चुन म्यांग के पास गया और फुसफुसाया, जो मैंने तुम्हें दिया है उसका कभी दुरुपयोग मत करना, समझे? चिंता मत करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। यदि तुम बच्चे होते तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। मैं चिंतित हूँ क्योंकि तुम हो, तुम बदमाश। तान गुनाक ने गहरी सांस छोड़ी। फिर हम चले जाएंगे। बेक चेओ ने तान गुनाक को प्रणाम किया। हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। हम वापस आते समय यहाँ रुकेंगे। क्या आप वापस आते समय यहाँ आएंगे? बिल्कुल। तान गुनाक ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो फिर हमें जाना होगा प्रभु। अपना ध्यान रखना प्रभु। बेक चोन आगे बढ़ा और चुन म्यांग को खींच लिया। तुम भगवान से क्या बकवास कर रहे हो? हम पहले ही यहाँ बहुत देर से रुके हैं, चलो अगली बार। चुन म्यांग ने घसीटे जाने के बावजूद अपने हाथ हिलाए। उस समय तान सोसो, जो उन्हें देख रहा था, उनके आगे कूद गया और यू इसोल से बात की। या आप? यू इसोल ने उसकी ओर देखा। कुछ कहने के बावजूद वह बोल नहीं पाई क्योंकि वह उसकी तरफ देख रही थी, जैसे कि उसे इस बात का अंदाजा हो। यू इसोल ने पूछा, क्या आपको कोई दुख है? हाँ। यू इसोल ने सिर हिलाया। चलो माउंट हुआ में उन्हें साफ करें। हाँ, और यही अंत था। यू इसोल बिना किसी पछतावे के वापस लौट आया। ये देखकर बेक चॉन मुस्कुराया। एक बार आप बहुत निराश हुए थे क्योंकि तीसरी श्रेणी के शिष्यों में कोई महिला नहीं थी, लेकिन वह बिल्कुल हमारी सबसे छोटी शिष्या जैसी लगती है। मुझे कोई रुचि नहीं है, लेकिन मैं चिंतित हूँ। चूंकि वह तान परिवार से है, इसलिए उससे निपटना आसान नहीं होगा। यू इसोल बेक चोन के शब्दों पर पलटा। वह कठिन है। खैर, चुन म्यांग उसके आसपास होने से खुश नहीं है ना? क्योंकि अब वह किसी की बच्ची है। ओह, माउंट हुआ के सभी शिष्य बराबर हैं। शायद जब हम फिर मिलेंगे तो वह उसका सिर पकड़कर जमीन पर पटक देगा। बेक चन की पीठ से पसीना बहने लगा। क्या वह तान परिवार की बेटी को पीटने जा रहा है? खैर, वह उस तरह का व्यक्ति है। क्या ससुक भी उससे प्रभावित नहीं हुए? उससे पहले समय है। अगर वह माउंट हुआ के हिसाब से खुद को ढाल लेती है तो वह ठीक हो जाएगी। लेकिन यू इसोल की आंखें ठंडी हो गईं। अगर वह तान परिवार की महिला की तरह घमंडी व्यवहार करेगी तो मैं चुन म्यांग से पहले उसका सिर फोड़ दूंगी। बेक चोन ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, कृपया तान सोसो को उसके निर्णय पर पछतावा न करवाएं। वे चले गए हैं। वे हैं। उन्हें समूह के साथ आगे बढ़ते देख तान गुनाक ने आह भरी। वे सचमुच हमारे घर में तूफान की तरह घुस आए। क्या केंद्रीय मैदान उनके जैसे लोगों से भरे हुए हैं? मानो ऐसे लोग पूरी दुनिया में भी नहीं मिलेंगे। तान गुनाक ने ऐसा सोचा और बोला, हमें भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। जल्द ही वे उस तूफान को मध्य मैदानों में ले आएंगे। जब तक चुन म्यांग जीवित था, माउंट हुआ में एक भी दिन शांतिपूर्ण नहीं था, और यह स्पष्ट था कि बच्चा तेजी से बड़ा होगा। उसकी गति के साथ बने रहने के लिए तान परिवार को भी दौड़ना होगा। उन्हें अपने नियमों में सुधार करना होगा और माउंट हुआ के साथ गति बनाए रखनी होगी। तुम्हारे ऊपर बोझ है, चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। तान गुनाक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तो फिर चलो जाकर जांच करें। ओह, क्या माउंट हुआ में और किस प्रकार के लोग हैं? हाँ, हम अभी चलेंगे। टैंग सोसो और टैंग गुनाक ने चारों ओर देखा। तान गुनाक ने 2 कदम पीछे हटकर फिर मुड़कर देखा। जिस दिशा में चुन म्यांग गया था उस ओर देखते हुए वह मुस्कुराकर बुदबुदाया, अलविदा मित्रों, दोस्त। तान गुनाक को जीवन में पहली बार किसी को मित्र कहने का मौका मिला। अध्याय 214, अलविदा दोस्तों। 4। ओह, आप चाहते हैं कि मैं ये पहनूं? हाँ। बेक चॉन ने अपने सामने पड़े कपड़ों को भौहें सिकोड़ कर देखा।
ये व्यापारी समूह के कपड़े हैं। हाँ, ये समूह के कपड़े हैं, तो फिर हमें इन्हें क्यों पहनना है? अरे वाह योद्धा, हम जिस जगह जा रहे हैं वह यूनान है। अगर आप अभी जो कपड़े पहने हुए हैं उन्हें पहनकर यूनान में प्रवेश करेंगे तो बहुत हंगामा मच जाएगा। हमें बिना किसी परेशानी के चुपचाप प्रवेश करना होगा। ओह समझा, बेक चौन ने सिर हिलाया। सबसे पहले चुन म्यान को राजी करना होगा। क्या? बेक चौन को तब झटका लगा जब उसने चुन म्यान को देखा, जो पहले से ही अपने संप्रदाय के वस्त्र बदल चुका था। आप इसे पहन रहे हैं? हाँ। क्यों नहीं, मैंने तो सोचा था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। माउंट हुआ के बेर के फूल से बना चोगा उसके हाथ में था। चुन म्यान के मन में दूसरे लोगों के लिए सम्मान हो या न हो, लेकिन माउंट हुआ के लिए उसका सम्मान हमेशा उमड़ता रहता था। इस वजह से बेक चेओ ने सोचा कि उसे चुन म्यान को अपने कपड़े बदलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। क्यों नहीं, वो कपड़े। यह चुन म्यान ने माउंट हुआ के वस्त्र एक थैले में ठूंस दिए। कपड़े तो कपड़े ही हैं। सासुक, अपने कपड़े बदलो, चलो यूनान चलते हैं। ओह, बेक चेओ ने व्यापारी समूह के सदस्य से वस्त्र ले लिए। उसके बाद माउंट हुआ के सभी शिष्य एक जगह इकट्ठे हुए और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। प्रत्येक दिन वे एक दूसरे को माउंट हुआ की वर्दी पहने हुए देखते थे, इसलिए उन्हें कुली के रूप में कपड़े पहने हुए देखना उनके लिए अजीब था। क्या ये जो गुल के लिए विशेष रूप से बनाया गया नहीं लगता है? कुक, जैसी की उम्मीद थी, यह उस कमीने की वजह से परफेक्ट लग रहा है जिसने इसे पहना है। दी मेरा मजाक मत उड़ाओ सासुक। जो गुल का चेहरा लाल रंग से रंगा हुआ था। उस समय समूह के नेता क्वाक ग्युंग ने उनसे संपर्क किया और अनुरोध किया। जैसा कि आप जानते हैं, यूनान एक खतरनाक जगह है। आपको अधिकृत लोगों के अलावा किसी और के साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ सिर, इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसा कुछ न करें जिससे आपकी पहचान उजागर हो। कृपया, मैं इसे फिर से कहूँगा, कृपया। मुखिया को बार बार ये पूछते देख उत्सुक होकर बेक चेओ ने कहा, ऐसा लग रहा है कि यूनान सख्त नियंत्रण में है। यूनान में बहुत से लोग रहते हैं, ये बात पक्की है, लेकिन यूनान सिर्फ नानमैन बीस्ट पैलेस के प्रभाव में नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वे यूनान में लोगों के प्रवेश को भी नियंत्रित करते हैं, और उनका अत्याचार और भी बुरा है। सत्ता उनके हाथों में क्यों छोड़ी जाए? यूनान एक बंजर भूमि है, वहाँ दूसरों को लड़ने या उन्हें हराने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए अधिकारियों का वहाँ सत्ता बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। नतीजतन यूनान में केवल चाय व्यापारियों को ही नुकसान होता है। यदि उन्हें गोलियां बनाने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं मिलती तो वे कभी यूनान नहीं आते। तो मैं फिर से यही कहूँगा, अगर यह गलत हुआ तो हम कभी भी यूनान में पैर नहीं रख पाएंगे और फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। चिंता मत करो, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। बेक चेओ ने बिना यह समझे चुन म्यान की ओर देखा। एनटीएस होगा, कम से कम ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रयास तो करे कि ऐसा न हो, लेकिन हम इसका वादा नहीं कर सकते। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। क्वाक ग्युंग ने फिर यही कहा और अपने स्थान पर वापस चला गया। बेक चेओ, जिसने ये सब सुना, उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि यूनान में नानमन जानवर महल की शक्ति कितनी निरंकुश थी। मुझे लगता है कि उनके पास तान परिवार से अधिक शक्ति है। क्या ऐसा नहीं लगता? सिचुआन में ऐसे संप्रदाय हैं जो कम से कम तान परिवार को नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन यूनान में ऐसे कोई संप्रदाय नहीं है। यू जोन के शब्दों पर बेक चेओ ने अपना सिर झुका लिया। लेकिन क्या यूनान में कोई अन्य संप्रदाय नहीं है? ओह, ऐसा लगता है। जब यू जोन ने हिचकिचाहट दिखाई तो चुन म्यान, जो उनकी बातें सुन रहा था, ऐसे बोला जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी। डाइनकांग नाम का एक संप्रदाय है जो इन चीजों की परवाह नहीं करता। आपका क्या मतलब है? जैसा कि मैंने कहा, यह एक ऐसा संप्रदाय है जिसे अपनी शक्ति या प्रभाव बढ़ाने जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग ताओ का अभ्यास करने और मार्शल आर्ट सीखने के लिए पहाड़ों के अंदर इकट्ठा होते हैं। क्या हम एक जैसे नहीं हैं? अगर हम इस तरह से सोचें, तो कुनलुन पहाड़ों में डाइनकांग संप्रदाय की तुलना में माउंट हुआ और वुडान संप्रदाय को ताओवादी भी नहीं कहा जाएगा। डाइनकांग संप्रदाय के सदस्य केवल ताओ के पीछे जाते हैं। नहीं, ये साला कपड़े बदलता है और अब तो अपने कुल का भी मजाक उड़ाता है। ताओवादी हर जगह एक जैसे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। कुनलुन में रहने वाले डाइनकांग संप्रदाय को इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया उनके बारे में क्या राय रखती है, भले ही उन्हें 9 महान संप्रदायों के एक संघ से बाहर निकाल दिया जाए। क्या इसका कोई मतलब है? जरा सोचिए, अगर उन्हें इतनी ही दिलचस्पी होती तो वे यूनान जैसी दूर की जगह पर अपना संप्रदाय क्यों बनाते? सिचुआन में भी उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जा सकता था, जिसे ग्रामीण इलाका माना जाता है, लेकिन यूनान में वे कर भी क्या सकते हैं? हम सच है। बेक चौन ने अपना सिर हिलाया जैसे वह समझ गया हो। ताओ के दृष्टिकोण से वे एक सम्माननीय संप्रदाय हैं, क्योंकि वे केवल अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए मामलों में शामिल नहीं होना चाहते। उनके संप्रदाय के दृष्टिकोण से उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं करनी चाहिए कि इसके कारण बाहर क्या होता है न? वे सचमुच महान हैं। बेक चौन ने अपना सिर हिलाया। अगर उसे इस तरह जीने के लिए कहा जाए तो उसे यकीन था कि वह भाग जाएगा। तो ड्यानांग संप्रदाय के बारे में चिंता मत करो। महत्वपूर्ण बात नानमन जानवर महल है। तुम्हें ये सब इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? मैं एक भिखारी हूँ, मैं तरह तरह की अफवाहें सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। चुन म्यांग ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया और इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, वह दूर चला गया। हमने सिचुआन में बहुत समय बर्बाद किया है, इसलिए यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए।
सबसे पहले हमें जल्द से जल्द यूनान में पहुंचना है, इसलिए व्यापारी समूह के साथ सहयोग करें और आगे बढ़ें। ये सुनते ही बेक चन का मुंह खुला का खुला रह गया। नहीं, कौन किसे काम करने को कह रहा है? हमारा समय खत्म हो रहा है। अगर हम थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ते तो हम पहले ही वहाँ पहुँच जाते। तुम सचमुच सोचो तुमने क्या किया। उफ, बेक चॉन ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और आह भरी। खैर, मैं समझता हूँ, आइए हम उनके साथ सहयोग करें और जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ें। अब देखना यह था कि जिसने उनसे काम करने को कहा था, क्या वो कुछ करेगा भी या नहीं। माउंट हुआ के शिष्यों ने अपना सामान लेकर गाड़ी के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। चूंकि यह एक घोड़ा गाड़ी थी, इसलिए घोड़ों को बार बार बदलना पड़ता था और उनकी गति भी धीमी थी। इस वजह से वे निराश हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। इन पर्वतीय क्षेत्रों में उन्हें अतिरिक्त घोड़े नहीं मिल सकते थे, इसलिए उन्हें अपने पास उपलब्ध पशुओं के प्रति विचारशील होना पड़ा। उफ, तो हम यूनान कब पहुँचेंगे? चुन म्यांग ने पूछा। यह यूनान में उनका पहला दौरा था और ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में इस यात्रा की प्रत्याशा में ऐंठन हो रही हो। मुझे लगता है कि अगर रास्ता थोड़ा सा साफ कर दिया जाए तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जब उसने गंदा रास्ता देखा तो उसकी भौहें तन गईं। हालांकि वे चेंगडू से दूर और यूनान के करीब थे, फिर भी सड़क पूरी तरह से खराब थी। अगर किसी रास्ते की लगातार देखभाल की जाए तो वह सड़क बन जाता है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वह बस एक रास्ता बन जाता है जिसके रास्ते में तरह तरह के पेड़, पत्थर और दूसरी बाधाएं आ जाती हैं। आमतौर पर सड़कों का प्रबंधन शाही परिवार के अधीन अधिकारियों द्वारा किया जाता था, लेकिन चूंकि यूनान उनके नियंत्रण में नहीं था, इसलिए प्रबंधन नहीं किया गया। इसे सुनने वाले क्वाक ग्युम ने कहा, यह अभी भी सिचुआन की भूमि है। आह, क्या ऐसा है? हाँ, लेकिन चूंकि यह यूनान की सड़क है, इसलिए किसी को भी इसके करीब जाने और इसकी मरम्मत करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तो फिर समय के साथ सड़क खराब होती जाएगी। हाँ, लेकिन यही एकमात्र समस्या नहीं है। हम यूनान की सीमा के जितना करीब पहुँचेंगे, उतने ही ज्यादा डाकू और लुटेरे हमारे सामने आएंगे। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमारी जान जोखिम में है। क्वाक ग्युम ने आह भरी। यहाँ तक कि सेंट्रल प्लेन्स के योद्धा भी नानवेन 20 पैलेस से टकराने से कतराते हैं, इसलिए अधिकारी भी नहीं आते। इसलिए सिचुआन और यूनान की सीमा एक अराजक क्षेत्र है। आह, तो बेक चॉन ने गाड़ी के पास खड़े गार्डों की ओर देखा। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके साथ इतने सारे गार्ड क्यों थे, लेकिन अब पता चला कि ऐसा डाकुओं के हमले के कारण था। हम सीमा पर पहुंच चुके हैं, इसलिए सभी को अभी से सावधान रहना चाहिए। अगर कुछ भी अजीब लगे तो हमें तुरंत बताएं। मैं करूंगा। हम गति बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं सराहना करूंगा यदि आप थोड़ा और धैर्य रखें, भले ही यह निराशाजनक हो। अरे बिल्कुल नहीं, व्यापारी मुखिया, हमने आपको जो परेशानी दी है उसके लिए हमें खेद है। हमारे कारण आपके लोगों को अधिक काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेक चॉन ने सिर झुकाया, लेकिन वह आदमी शांत नहीं लग रहा था। देर, हम बहुत देर से आए हैं। ये बहुत देर हो चुकी है। ये तुम्हारे साथ फिर क्या है? चुन म्यांग ने फूले हुए गालों के साथ कहा। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम यूनान कब पहुँचेंगे? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। चूंकि घोड़े गाड़ी को खींच रहे हैं, इसलिए गाड़ी की गति धीमी होनी ही चाहिए। लोग इस गाड़ी को नहीं खींच सकते है न, लेकिन ये बहुत धीमी है। अगर हम इसी गति से यूनान जाएंगे तो मौसम बदल जाएगा। नहीं, साल बीत जाएंगे। घर लौटते समय हमें संप्रदाय के नेता के जीवित रहने के लिए प्रार्थना करनी होगी। हाँ, तुम बेवकूफ हो, ऐसा मत कहो। ये बहुत निराशाजनक है। चुन म्यांग ने भौहें सिकुड़ी। हम स्वयं ही इस गाड़ी का नेतृत्व क्यों नहीं करते? सबसे पहले इस तथ्य के अलावा कि जो लोग गाड़ी खींच सकते हैं वे अलग दिखते हैं, यूनान के लोग जानेंगे कि हमने मार्शल आर्ट सीखी है। आप इसे कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? कूक, चुन म्यांग ने अपना सिर खुजलाया। लेकिन ये बहुत धीमी है। वह कुछ हद तक इसके लिए तैयार था, लेकिन यह उसकी सोच से कहीं ज्यादा धीमी थी, और ऐसा लगा कि इस गति से यूनान पहुंचने में उन्हें महीनों लग जाएंगे। मुझे किस सीजन पर दाव लगाना चाहिए? चुन म्यांग ने आह भरी। लेकिन किस तरह की कैंपिंग की तैयारियों में इतना समय लगता है? वे रुक गए और रात के लिए शिविर तैयार करने लगे। जो गुल सहयुन, क्या शिविर की तैयारी में इतना समय लगता है? इसमें आमतौर पर इतना समय नहीं लगता, लेकिन जो गुल ने अपना सिर खुजलाया। फिर भी वहाँ पर्याप्त गार्ड और व्यापारी समूह के लोग नहीं हैं, और ऐसा लगता है कि उनके लोग ही सारा काम कर रहे हैं। ओह, चुन म्यांग ने अपनी जीभ चिटकाई। तो फिर इसमें इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि सारा काम करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। ऐसा लगता है। आह, तो उन्हें शुरू से ही हमसे मदद मांगनी चाहिए थी। हम इस मामले को बहुत पहले ही सुलझा लेते। उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? आह, चुन म्यांग अपनी सीट से उछल पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हम तान परिवार के मेहमान हैं। बेहतर होगा कि हम अभी उनकी मदद करें ताकि हम जल्दी सो सके और जल्दी निकल सके। हम इसे इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन बेक चॉन ने इसे सुना। निश्चित रूप से जब यह आदमी इस तरह का होता है तो वह सचमुच बहुत मजाकिया होता है। यह एक ऐसा नाम है जो अब केवल माउंट हुआ के लिए चमकता है, लेकिन माउंट हुआ के दिव्य ड्रैगन का नाम जल्द ही पूरे सेंट्रल फील्ड्स को हिला देगा। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वाक्यांश हर किसी पर लागू नहीं हो सकता, और स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के लिए उनके नाम के साथ उनके अहंकार का बढ़ना सामान्य बात थी। लेकिन चुन म्यांग हमेशा एक जैसा ही रहा। वह अंत तक घृणित है। आहा, क्या यह अच्छी बात नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? हमें अब उनकी मदद करनी चाहिए। उन लोगों को जल्दी सोने की जरूरत है ताकि वे जल्दी चल सकें।
सही तभी बेक जॉन चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। ओह ओह क्या! माउंट हुआ के सभी शिष्यों ने एक साथ अपनी नजरें घुमाई। वे काली झाड़ियों को हिलते हुए देख सकते थे। कुचलना, हु हा 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 हा। दर्जनों लोग झाड़ियों के बीच से निकलकर धूर्ततापूर्वक हंसते हुए बाहर आ गए। कौन है वे जो गार्ड व्यापारी समूह को ऊपर ले जा रहे थे? उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और सामने खड़े हो गए। हे, यह अच्छी बात है कि हमने यहाँ डेरा डाला। आपने नहीं सोचा था कि यह हमारे ऑकलू टाइगर विलेज का सामने वाला यार्ड होगा, है ना? अपनी चीजें छोड़ दो और तुम्हारी जान बच जाएगी, यदि नहीं तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। माउंट हुआ के शिष्यों ने, जो लोगों को देख रहे थे, अपना मुंह बड़ा कर लिया। तभी कुछ कराहने की आवाजें सुनाई दी। डाकू, डाकू नहीं, चूंकि यह मध्य मैदान है तो क्या उन्हें बर्बर नहीं कहा जाना चाहिए? खैर, वे लुटेरे हैं। हाँ, ये भी काम करता है। ओह लुटेरों, बेक जॉन मुस्कुराया। इस जीवन में एक डाकू से मिलना, क्या आप चाहते हैं कि मैं उनसे निपटूं? ये वह क्षण था जब जोगुल ने एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं नहीं, उनके पीछे से एक अस्वीकृति की आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो यह आभास दे रही थी कि दूसरों को हिलना नहीं चाहिए। माउंट हुआ के शिष्यों ने चिंता में पीछे देखा। उन्होंने चुंग म्यान को ऐसे मुस्कुराते देखा जैसे वह बुद्ध का अवतार हो। तुमने क्या कहा कि वे लुटेरे हैं? लेकिन वे मुझे लुटेरे नहीं लगते। वे किस जैसे दिख रहे हैं? वे डाकू नहीं बल्कि घोड़े हैं। घोड़े? हाँ, चुंग म्यान मुस्कुराया। ये घोड़े बहुत ताकतवर हैं जो हमें यूनान ले जाएंगे। ओह, हम कितने भाग्यशाली हैं। तुम क्या कर रहे हो? उन्हें भागने से पहले पकड़ लो। बेक जॉन को उन डाकुओं पर दया आ गई जो उन्हें लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें लूट लिया जा रहा था। अध्याय 215। अलविदा दोस्तों। 5। हमें बचाओ, हमें माफ कर दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं कुछ भी करूंगा। बेक जॉन ने अपना सिर झुका लिया। वो क्या कह रहे थे कि अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वे कुछ भी कर सकते हैं? बेक जॉन ने जो गुल्स के उत्तर पर भौहें सिकुड़ी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उनके मुंह पर मत मारो? हाँ, लेकिन उन्होंने विद्रोह किया। बहुत सुंदर सजाए, सिर्फ इसलिए कि वे प्रतिरोध करते हैं। हम उनके जबड़ों पर निशाना नहीं साधते। बेक जॉन ने अपना सिर हिलाया। मैं जो गुल का उपयोग नहीं कर सकता। किसी तरह वे सभी चुंग म्यान जैसे लग रहे थे। अगर ऐसा था तो अकेले चुंग म्यान को कोसने की क्या जरूरत थी? उसने गहरी सांस ली और घुटनों के बल बैठे डाकुओं की ओर देखा। ये बहुत दर्दनाक लग रहा है। अगर सोचे तो इन लोगों के लिए सहानुभूति की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ये वही लोग थे जो व्यापारियों के सामान पर निशाना साध रहे थे। क्वाक ग्यूम के अनुसार इन डाकुओं ने निश्चित रूप से बहुत से लोगों की हत्या की थी, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि इन लोगों ने अपने लालच के कारण दयालु लोगों की हत्या की होगी। लेकिन ये जानते हुए भी चुंग म्यान को चेहरे पर मुस्कान लिए अपने पीछे चलता देख उसे डाकुओं के लिए बुरा महसूस हुआ। चुंग म्यान, जो पूरे समय मुस्कुरा रहा था, बेक जॉन के पास पहुंचा। आप क्या करें? हम क्या करते हैं? चुंग म्यान ने डाकुओं की ओर देखते हुए मुस्कुराया। हालांकि वे घास नहीं खाते, लेकिन अगर हम उन्हें कुछ खिला दे तो वे गाड़ी खींच लेंगे। बस उन्हें मार डालो, कमीने। क्वाक ग्यूम ने अपनी आंखें रगड़ी। हालांकि चाहे उसने कितनी भी बार यह क्रिया दोहराई हो, उसके सामने का दृश्य नहीं बदला। जो घोड़े गाड़ी को बड़ी मेहनत से खींचने वाले थे, वे अब उनके साथ हल्के फुल्के अंदाज में चल रहे थे, जैसे कि वे सैर पर निकले हों। और यह और भी चौंकाने वाली बात थी कि अब गाड़ी को इंसान खींच रहे थे। कूक कूक, डाकू, जो अब घोड़ों में बदल चुके थे, अपने पूरे शरीर से संघर्ष करते हुए गाड़ी को खींच रहे थे। वह आमतौर पर ऐसा क्या करता है कि किसी मनुष्य से गाड़ी खींचने के बारे में सोचता है? क्या कोई सामान्य आदमी ऐसा करने के बारे में सोच भी सकता है? इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की तुलना में 3 गुना तेज चल रही थी। यदि मनुष्य इतने अच्छे घोड़े हो सकते हैं, तो फिर मनुष्य अपनी गाड़ी के लिए घोड़ों का उपयोग क्यों कर रहे थे? नहीं नहीं, गाड़ी की सीट पर बैठे चुंग म्यांग नामक तलवारबाज ने अपने निकटतम डाकू के सिर पर अपनी म्यान वाली तलवार से प्रहार किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पैरों में ताकत कहाँ है? न नहीं, तुम लोग वाकई किस्मत वाले हो। तुम डाकू और हत्यारे हो। मैं ऐसे लोगों को जिंदा रखने वाला इंसान नहीं हूँ। फिर भी तुम उपयोगी हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन तुम बेकार के बहाने बनाते रहते हो और हिलते तक नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। गाड़ी अब और तेज चलने लगी। अब उसकी गति इतनी तेज हो गई थी कि उसके आसपास के लोगों को उसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। बेचारे डाकुओं ने बिना किसी प्रतिरोध और आंसू बहाए पूरी ताकत से गाड़ी को खींचा। क्वाक ग्यूम ने इस अजीब दृश्य को देखकर अपना मुंह खोला, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और एस्कॉर्ट टीम का कप्तान चुपचाप उसके पास आया और बोला, व्यापारी प्रमुख। हाँ, एस्कॉर्ट कप्तान, ये गाड़ी खींचने वाले लोगों के बारे में है। हाँ, हे, बहुत बेतुका। मुझे खेद है। कप्तान को इसे समझने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, कप्तान ने पीला चेहरा लिए हुए कहा, वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। ओह, क्वाक ग्यूम एस्कॉर्ट कैप्टन की ओर देखता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। एस्कॉर्ट कैप्टन, जिसका नाम समा हुई था, का उपनाम लाइटिंग फास्ट हैंड्स था। वह सिचुआन क्षेत्र में भी काफी प्रसिद्ध था। चूंकि यूनान का रास्ता कठिन और खतरनाक था, इसलिए उसे व्यापारियों के सामान को ले जाने के लिए काम पर रखा गया था। इस आदमी को मेरे लिए काम पर लगाना भी मुश्किल था, लेकिन अब वह कह रहा है कि वह डाकुओं की भीड़ से भी कमजोर है। तो आप कह रहे थे
जो डाकू गाड़ी खींच रहे हैं वे मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो क्या केवल माउंट हुआ के शिष्य ही नहीं बल्कि डाकुओं का एक समूह भी इस आदमी से अधिक शक्तिशाली था। साले, इन पैरों का क्या है? और उसके जैसा युवा आदमी ऐसे डाकुओं को रौंद रहा था। और यह सिर्फ एक ही नहीं बल्कि सभी डाकू मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। क्या वे सभी 10 लोग हैं? हाँ, हर एक। एस्कॉर्ट कप्तान ने थके हुए चेहरे से डाकुओं की ओर देखा। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि वे वॉकलूट टाइगर विलेज से थे? मैंने शुरुआत में ऐसा कुछ सुना था। अगर यह वही जगह है तो वे कुख्यात हैं और यहाँ के लोगों को भयानक मौत के कटघरे में खड़ा करने के लिए जाना जाता है। मैंने सुना है कि वे डाकुओं का एक नया समूह था जिसे कुछ प्रमुख लोगों ने एकजुट किया था। मुझे लगता है मैंने भी यही सुना है। इस बिंदु पर केवल एक प्रश्न शेष रह गया, वे क्या कर रहे हैं? ये तो ठीक है, यह अच्छा लगता है। क्वाक ड्यून को माउंट हुआ के शिष्यों के बारे में तान गुनाक से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। उसने सिर्फ इतना सुना था कि वे मेहमान थे और उसे उनकी देखभाल करनी थी। तो वो केवल एक ही बात जानता था, मैंने सुना है कि वे माउंट हुआ के शिष्य थे। माउंट हुआ? क्या आपने माउंट हुआ कहा? क्या आप माउंट हुआ की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे जो पता है उसके अनुसार मैंने सुना है कि माउंट हुआ अपना नाम वापस ले रहा है। मुझे लगता है एस्कॉर्ट कप्तान कामपुर था। फिर भी क्या ये थोड़ा कठोर नहीं था? वॉकलूट टाइगर विलेज के अविश्वसनीय रूप से मजबूत डाकुओं को युवा बच्चों द्वारा मार गिराया गया। ऐसा भी नहीं था कि सभी लोग उनके खिलाफ हो गए थे। एक युवा सा दिखने वाला बच्चा ऊपर गया और एक क्षण में उन सभी की इस प्रकार पिटाई कर दी गई मानो वे कुत्ते हों। प्रभु ने मुझे उनकी देखभाल करने के लिए कहा। चूंकि वे मेहमान थे इसलिए उन्हें उनकी देखभाल करनी पड़ी। या क्या उस आदमी का मतलब यह था कि उसे उनसे सावधान रहना होगा? क्वाक ड्यून खांसी। पूरी स्थिति बहुत तेजी से सामने आई थी इसलिए वो उस समय कुछ नहीं कह सके, लेकिन अब उन्हें इसे सुलझाना था। हाँ, अब तक क्वाक ड्यून ने सिर्फ बेक चोन से ही बात की थी, लेकिन अब उसकी नजर चुन म्यान पर थी। उसे डाकुओं से निपटते देख वो उससे बात करना चाहता था। क्या आप ठीक हैं? क्या? चुन म्यान ने क्वाक ड्यून को चमकते चेहरे से देखा। जैसे जैसे यात्रा की गति बढ़ती गई उसका मूड भी बेहतर होता गया। क्या हम इस तरह यूनान में प्रवेश कर सकते हैं? ओह, क्या कोई कारण है कि हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या बदमाश, चाहे आप इसे किसी भी तरह से कहें, ये बहुत अजीब है। पुरुष गाड़ी खींच रहे हैं। वे ठीक है, हम लोगों को उन्हें देखने से नहीं रोक सकते। इसके अलावा हमारे पास पहले से ही कम कर्मचारी हैं। हम उन सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं जो लोग उन्हें देखकर उठेंगे? उन्हें बताओ कि वे डाकू हैं। ओह, हम पर हमला करने वाले डाकुओं का इस्तेमाल करने के अलावा हम और क्या कह सकते हैं? झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना? मैं यह अच्छा लगता है। चुन म्यांग मुस्कुराया। वे डाकुओं के लिए इतनी ज्यादा मांग नहीं करेंगे और शायद वे इतनी दूर तक सोच भी न सके। नानमन 20 महल में रहने वाले लोग भी इंसान ही हैं। अगर वे पूछे कि उन्हें कैसे हटाया गया, मान लीजिए कि वहाँ के एस्कॉर्ट्स ने उन्हें पीटा और गाड़ी खींचने के लिए मजबूर करके उन्हें सजा दी, तब सभी को यह अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि सभी ने अपना काम सही से किया। क्या ये ठीक रहेगा? यदि आप इसके बारे में सोचे तो इस स्पष्टीकरण से नफरत करने का कोई कारण नहीं था। ये स्थिति कितनी बढ़िया है। वे घोड़ों की जगह गाड़ी खींचते हैं और हम रात में शिविर बनाते हैं। अगर हम उन्हें खाने के लिए कुछ दे सकते हैं तो हम उनका दूसरे कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं? हाँ, क्या यह मरने से बेहतर नहीं होगा? ओह, अगर व्यापारी को ये पसंद नहीं है तो हम उन्हें किसी शांत जगह पर दफना सकते हैं। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वे फिर से लोगों को लूटना शुरू कर देंगे। चुन म्यून के शब्दों पर गाड़ी खींच रहे डाकू आंसू बहाते हुए और नाक से पानी बहाते हुए चिल्लाने लगे। एक कुत्ता, मैं कुत्ते की तरह गाड़ी खींचूंगा। हमें काम करने दो, आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। कृपया हमें मत छोड़ो, हम घोड़ों से कहीं बेहतर तरीके से इसे खींच सकते हैं। कृपया। बहुत ही खूबसूरत नजारा। मौत से बचने के लिए अपने काम के प्रति इतना जुनून। ये जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा पर चलने का एक भयावह दृश्य था। डाकुओं ने हताश होकर रोना शुरू कर दिया ताकि वे क्वाक ड्यून का दिल जीत सके। व्यापारी सिर, महोदय, उद्धारकर्ता, तुम कितनी दूर जा सकते हो? डाकू। क्वाक ड्यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या ये ठीक रहेगा? मुझे लगता है कि डाकुओं को ले जाना हमारे लिए खतरनाक है। खतरनाक? चुन म्यांग ने अपना सिर झुकाया और एक डाकू की गांड पर वार करते हुए वह मुस्कुराया। ये लोग, आपके दृष्टिकोण से तो आप चिंतित हो सकते हैं। चुन म्यांग के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। ओह, तो फिर चूंकि उन्हें गाड़ी खींचने के लिए बस पैरों की जरूरत है, तो क्या मुझे उनकी दोनों बाहें तोड़ देनी चाहिए? डाकुओं ने क्वाक ड्यून को सांसारिक गंभीरता से देखा। क्वाक ड्यून उन लोगों के सिर हिलाने के बावजूद बहुत दयालु नहीं लग रहे थे। मैं इसे वैसे ही लूंगा जैसे तुम चाहो, इसलिए मैं उनकी भुजाएं तोड़ दूंगा ताकि तुम्हें चिंता न हो। अरे नहीं शिष्य, वह रुको, कोई बात नहीं। उनकी भुजाएं कैसे हो सकती हैं? वे किस तरह के लोग हैं? वे पैसे कमाने के लिए लोगों को मारते हैं और अगर हम यहाँ नहीं होते तो आप सभी भी मर जाते। सच, लेकिन आमतौर पर कहा जाता है कि मरने के कगार पर खड़े लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन हमें जीने के लिए उनके हाथ तोड़ने पड़ते हैं। निजी तौर पर मुझे लगता है कि हमें उनका एक पैर तोड़ देना चाहिए, लेकिन हमें अभी बहुत आगे जाना है। क्वाक ड्यून की आवाज कुछ डेसिबल बढ़ गई जब वह चुन म्यांग को रोकने के लिए उठा, जिसने अपनी तलवार निकाल ली। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ शिष्य, मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। शब्द काम करेंगे, कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है।
ओह, और डाकू चिल्लाए, मैं समझता हूँ, मैं सचमुच समझता हूँ शिष्य, मैं और मेहनत करूंगी, मैं भी अच्छा खाना बनाऊंगी, मुझे काम करने दो, अगर हमने आपके किसी आदमी को भी छुआ तो हमारे हाथ तोड़ दीजिए, प्लीज मुझे बचाओ। चुन मियांग ने अपना सिर झुका लिया। क्या तुम सचमुच अच्छा व्यवहार करोगे? हाँ, हम यही चाहते हैं। चुन मियांग की आंखें चमक उठी। जो लोग बढ़िया काम कर सकते हैं वे पहले से ही डाकुओं की तरह क्यों काम कर रहे हैं? कमीने। तक टूटी हुई बेर के फूल की तलवार के स्थान पर उसने तान गुनाक से प्राप्त तलवार का प्रयोग अपने सामने खड़े डाकू के सिर पर किया। कमीनो, तुम्हारे अंग पूरी तरह से स्वस्थ हैं और तुम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसे तरीकों से जीना चुना। मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने ग्रीन फॉरेस्ट के डाकुओं के राजा की धज्जियां उड़ाई थी। ताक ताक ताक। ये दृश्य बहुत ही दयनीय था, और सबसे दयनीय वह था जो अभी मारा जा रहा था। जब तक हम युन्नान नहीं पहुँच जाते तब तक हमसे इंसानों जैसा व्यवहार किए जाने की उम्मीद मत करो। तुम घोड़े हो, तुम हमें तब तक घसीटते रहोगे जब तक हम उस स्थान पर नहीं पहुँच जाते जहाँ हमें पहुँचना है। मैं ताओ का मार्ग सिखाऊंगा। जब चुन मियांग ने ऐसा करना शुरू किया तो क्वाक युंग ने बेकच्योन की ओर देखा, और बेकच्योन ने उस पर चमकते हुए मुस्कुराया। हार मान लो, उसे रोका नहीं जा सकता। और सभी सहयुंग बातचीत में शामिल हो गए। वाह सासुक, फिर भी चुन मियांग आजकल बहुत दयालु है। अगर यह अतीत होता तो वह पहले उनके अंग उखाड़ लेता और फिर उनसे गाड़ी खींचने को कहता। नहीं, पछताने का भी समय नहीं होता। वह तुरंत उनके अंगों पर झपट पड़ता। हाँ ठीक है। और यू इसोल ने कहा। प्रधान, ओह, उसने उनका सिर नहीं फोड़ा। वह बहुत दयालु है, चिंता मत करो, इससे हमारी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी और साथ ही डाकू भी सबक सीख लेंगे। वे एक नया पृष्ठ खोलेंगे। एक नया पृष्ठ खोलना है। वे सिर्फ एक नया पृष्ठ खोलने से कहीं बेहतर होंगे। बेकचौन को बुदाते देख क्वाक युन को एहसास हुए बिना ही मुस्कुराना पड़ा। मैं अब और नहीं जानता, तुम्हें जो करना है करो। इस प्रकार युन्नान की यात्रा बिना किसी समस्या के कई गुना तेज हो गई। कोई समस्या नहीं। तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई इंसानों का खाना खाने की? घोड़े इंसानों का खाना नहीं खाते। चारा खाओ, बेवकूफ। खैर, एक समस्या थी, लेकिन ये बहुत छोटा था, बहुत बहुत छोटा। अध्याय 216। क्या आपने अभी माउंट हुआ कहा? एक, देखना है कि हाँ क्यों, देखो वह विशाल भूमि, ये सब हमारी भूमि होगी। जोरदार हंसी शुरू हो गई। यहाँ कोई भी अधिकारी हमें परेशान नहीं करेगा और कोई भी हमारे लक्ष्यों के बीच नहीं आएगा। अभी और यही हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। बेशक ह्यूम, हाँ, इस साल के खत्म होने से पहले ही सभी को हमारे ओक्लू टाइगर विलेज का नाम पता चल जाएगा। चलो चलो, भविष्य में हम इतिहास रचेंगे। हाँ भाई, झिलमिलाता जुनून और तीव्र महत्वाकांक्षा। तारांकन कूक। डाकू ने अपना सिर पकड़ लिया। इससे मुझे अलग तरह से सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। क्या अब ये सहज लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिष्य, तुम्हें लगता होगा कि हम पागल हो गए हैं। ऐसा नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग कहीं और भटक रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बंगियों की आंखों में आंसू भर आए। मैं बस अपने गृहनगर जाना चाहता हूँ और जमीन पर काम करके जीवन यापन करना चाहता हूँ। क्या दुनिया पर राज करना? मैं तो बस ठंड से मर जाऊंगा। हाँ, मौत ही बेहतर होगी। गाय की तरह खींचो, गाय की तरह। हाँ शिष्य, गाय की तरह। मुंह। बंगियों की आंखों में दुख के आंसू भर आए। कूक। उसके मुंह से दर्द से भरी एक तीव्र चीख और तुरंत कराह निकली। चुन मियांग द्वारा पकड़े जाने के बाद उनकी दिनचर्या सरल थी। सुबह से लेकर भोर तक वे सचमुच गाड़ी को ऐसे खींचते थे जैसे वे घोड़े हों। शाम को जब समूह अपनी यात्रा को विराम देता तो डाकू दूसरों को शिविर के लिए तैयार होने में मदद करते और बाद में उन्हें थोड़ा आराम दिया जाता। चीफ, ये बहुत कठिन है। ओह, मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। मैं तो बस मरना पसंद करूंगा। अपने अधीनस्थों की बात सुनकर बंगियों की आंखों में आंसू आ गए। मैं इन लोगों के हाथों क्यों पकड़ा गया? वे डाकू थे। वे सिचुआन की सीमा पर सबसे कुख्यात डाकू समूह थे। हालांकि डाकुओं के मुखिया बांगियों को यह एहसास हो गया था कि दुनिया बहुत बड़ी है और वहाँ असली लुटेरे भी मौजूद हैं। सबसे छोटा अभी भी खो गया है। ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी क्षण समझदार हो जाएगा। बंगियों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने सबसे छोटे सदस्य को देखने लगा, जिसकी आंखें अब पूरी तरह खुली हुई थी और उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी। क्या वह अपना बाकी समय ऐसे ही बिताएगा? शायद। कूक। सबसे छोटा होने का मतलब था हिम्मत रखना। हालांकि सबसे छोटा गोंगसुक चुन मियांग के खिलाफ गया था और उस गलती की कीमत बहुत बड़ी थी। गोंगसुक को, जो दूसरों के साथ बहस कर रहा था, देखकर चुन मियांग मुस्कुराया और कहा, हाँ, बछड़ा बोल रहा है। और ऐसा लग रहा था कि बांगियों उन शब्दों को कभी नहीं भूलेगा। ये कहते हुए चुन मियांग गाड़ी से उतरा और पहले की तरह उस आदमी के सिर पर वार किया। तब से गोंगसो ने कुछ नहीं कहा। अपने शेष जीवन में वह संभवतः ऐसा ही रहेगा और कुछ भी करने में असमर्थ रहेगा। गोंगसो के इस तरह सामने आने के बाद किसी ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, भले ही उनके पैर सूज गए थे और अंग टूट गए थे। आगे असली परेशानी उनकी नहीं थी। धप धप। उफ। बंगियों ने माउंट हुआ के शिष्यों को देखा, जो थके हुए चेहरों के साथ थकावट से गिर रहे थे। वह ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ एक प्रशिक्षण से उनके कपड़ों को चिथड़ों में बदलना कितना मुश्किल रहा होगा। उसी समय एक आकृति बंगियों के दृश्य में आई। अभ्यास करते हो तो सहन शक्ति बढ़ानी होगी।
सहन शक्ति में कोई अंतर क्यों नहीं आता? तुम सब बेकार हो। बंगियोस ने फर्श पर नजर डाली और जो गुल को हिलते हुए देखा। जब उसने पहली बार इस आदमी को देखा था तो उसने सोचा था कि अगर वह डाकुओं में शामिल हो जाए तो उसके लिए यह अच्छा विकल्प होगा। लेकिन अब जो गुल को चुनम्यांग नामक एक युवा व्यक्ति द्वारा पीटा जा रहा था, क्या मध्य मैदानों पर कब्जा कर लेंगे? जब उसे अतीत में कहे गए अपने शब्द याद आए तो उसका खून खौल उठा। मध्य मैदान, वह घिनौना कमीना, अब वे वहाँ किस तरह से प्रवेश कर सकते थे? वे ठीक से एक कदम भी अंदर नहीं रख पाते थे। इससे पहले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसी समय चुनम्यांग ने अपना सिर घुमाया। ओह, लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ऊर्जा है। सभी डाकुओं ने अपना सिर झुका लिया। छी छी, देखो वे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। चुनम्यांग जीभ चटकाते हुए कहीं चला गया। जब वो उनकी नजरों से ओझल हो गया तो माउंट हुआ के शिष्य जो जमीन पर गिरे हुए थे उठने की कोशिश करने लगे। जो गुल्स का शरीर कांप रहा था, वह हरामजादा क्या कर रहा है? यहाँ तक कि भूतों को भी कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे वे डरते हैं। उफ, जोगुल ने यू जोन को उठाने की कोशिश करते हुए आह भरी। सहयुन, अपने आप को संभालो, मैं कहाँ हूँ? नहीं, भूल जाओ, बस सो जाओ। इस बीच जोगुल ने सहयुंगों की देखभाल की। बेकचौन ने आह भरकर कहा, चलो सफाई कर लें और फिर सो जाएं। हमें आज जो प्रशिक्षण दिया गया उसे थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। क्या तुम ठीक हो जाओगे? मैं दिन में गाड़ी में सो सकता हूँ, इसलिए ये ठीक है। मुझे खेद है, लेकिन साथ ही डाकुओं के लिए खेद नहीं है। उन्होंने इसे सुना होगा। माउंट हुआ के शिष्यों ने डाकुओं को देखा। बंगियों ने उनकी नजरें अपने ऊपर ले ली और बिना ये जाने कि ऐसा हो रहा है उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। यहाँ तक कि कुत्तों को भी इससे गुजरना नहीं पड़ेगा। माउंट हुआ के शिष्य आपस में बात करते हुए दूर जा रहे थे। डाकुओं ने ये देखा और आहें भरी। क्यों? क्या यदि हम यहाँ से जीवित निकल जाएं तो हमें सेंट्रल प्लेन्स में नहीं जाना पड़ेगा? आइए सुनिश्चित करें कि हम फिर कभी गलती न करें। यहाँ तक कि अब भी जो लोग उनसे कम उम्र के और अधिक शक्तिशाली हैं, वे खून खांसने की हद तक लड़ रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो फिर उनके पास मौका कैसे हो सकता है? क्या केंद्रीय मैदान ऐसे राक्षसों से भरे हुए हैं? माउंट हुआ के शिष्यों के कार्य और शक्ति एक गलतफहमी को जन्म दे रही थी। कुक, हाँ कुक, आदमी द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी बिना रुके सड़क पर चली गई। जो कोई भी उसे देखता वह अपना सिर घुमाकर उसे देखता। क्या लोग गाड़ी क्यों खींच रहे हैं? घोड़े उनके पीछे क्यों चल रहे हैं? मुझे लगता है कि मैंने अब इस जीवन में सब कुछ देख लिया है। ये सिचुआन से आए एक व्यापारी गाड़ी की तरह लग रहा है। बांग्यो ने अपनी आंखें बंद कर ली। जितना ज्यादा वे यूनान की सीमा पार करते उतने ज्यादा लोग उनसे टकराते और जो लोग उन्हें देखते हुए उत्सुक हो जाते। क्या ये बहुत हास्यास्पद है? बंगियों की आंखों में आंसू आ गए। पहले लोग कांपकर उनसे दूर चले जाते थे, लेकिन अब वे अजीबोगरीब नजारा देखने के लिए उनकी तरफ जमा हो गए। वह खुद को गुस्सा होने से नहीं रोक पाया और जाहिर सी बात है कि चुनम्यांग वह लगातार उन पर प्रहार कर रहा था। कुक, बंगियों की आंखें चौड़ी हो गईं, जब तलवार म्यान में ही उसके चेहरे पर आकर लगी। इस गाय को मनुष्य की तरह व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? उफ, छी, मैं बहुत दयालु हो गया हूँ। पुराने दिनों में मैं तुम्हें देखते ही टुकड़े टुकड़े कर देता। समस्या ये थी कि यह मजाक जैसा नहीं लग रहा था। बेकचोन, जो गाड़ी में चुनम्यांग के पीछे बैठा था, अचानक बोला, अब हम पूरी तरह यूनान के अंदर हैं। चुनम्यांग ने अपना सिर हिलाया। यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं। यूनान आने वाले लोगों को सबसे पहले बंजर भूमि ही दिखाई देती थी। मुझे तो बस पहाड़ और खेत ही दिखाई देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अधिकारी इसकी परवाह क्यों नहीं करते। बेकचोन ने अपनी आंखें घुमाई। हमने अभी तक नानमेन 20 पैलेस के गार्डों को नहीं देखा है। भले ही पूरा शाओलिन संप्रदाय आ जाए, वे यूनान की रक्षा नहीं कर सकते। बेकचोन ने सिर हिलाया। जब से उसने सुना था कि यूनान पर नानमेन 20 महल का शासन है, उसने सोचा था कि नानमेन 20 महल के पहरेदार वहाँ लोगों की जांच करते होंगे। लेकिन जब इस बारे में गहराई से सोचा गया तो पाया कि यूनान की गहराई में स्थित महल के लिए इस दूर की सीमा पर अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए गार्ड भेजना संभव नहीं था। क्वाक ग्युन, जो उनकी बातें सुन रहा था, बोला, वे इसे सीधे कुनमिंग की तरफ से प्रबंधित करते हैं, जहाँ चाय का व्यापार होता है। इसके अलावा कभी कभार गश्त होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो फिर क्या हम बिना किसी कारण के ही अत्यधिक सतर्क नहीं हो रहे हैं? हमें होना जरूरी। क्वाक ग्युन ने अपनी आवाज कम कर दी। यूनान में नानमेन 20 पैलेस का प्रभाव सिचुआन में तान परिवार से कहीं ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, अब आप जिस किसी से भी मिलेंगे वह नानमेन 20 पैलेस का मुखबिर हो सकता है। बेकचोन ने ये सुनते ही भौहें सिकोड़ ली। ये सोचकर कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति संभवतः नानमेन 20 पैलेस की आंख और कान हो सकता है, उसके भीतर सतर्कता बढ़ गई। लोगों का रवैया उतना अच्छा नहीं लगता है ना? चुनम्यांग ने बेकचन के शब्दों में कुछ और जोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं था कि हर कोई उन्हें घूर रहा था। उनके कपड़े फटे हुए दिख रहे थे, उनके शरीर खुले हुए थे और वे उनकी हड्डियां भी देख सकते थे। मूल रूप से यूनान की उपज बहुत अच्छी नहीं थी। मूल रूप से खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन नहीं है। क्या आपको यहाँ आते समय कोई चावल का खेत दिखाई दिया था? ओह, यहाँ खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, इसलिए खेती के लिए ज्यादा जगह नहीं है। लेकिन हाल ही में सूखे की स्थिति ने हालात और भी बदतर कर दिए हैं। क्वाक ग्युन ने अपना सिर हिलाया। अतीत में यूनान में व्यापार से अर्जित धन से निवासियों को आजीविका चलाने में मदद मिलती थी, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
और अगर वे जो खेती करते हैं वह ठीक से नहीं चलती है तो सभी लोग भूख से मर जाएंगे। इस पर बेक चॉन ने अपना सिर झुका लिया। क्या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था? दरअसल पश्चिमी देशों के लोग चाय का उतना आनंद नहीं लेते। सेंट्रल प्लेन्स के अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ इतनी चाय की जरूरत हो। इसके अलावा पश्चिमी देशों के लोग जिस तरह की चाय चाहते हैं वो यूनान में नहीं मिलती। बेक चॉन ने अपना सिर हिलाया जैसे वह समझ गया हो। अंततः इसका मतलब यह है कि व्यापार को तोड़ने से यूनान को कोई मदद नहीं मिलेगी। क्या ये सिर्फ यूनान में ही है? सिचुआन में भी समस्या है। सिचुआन के व्यापारी समूह जो कभी सेंट्रल प्लेन्स के व्यापारियों के बराबर थे अब अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ हैं। और सौभाग्य से यहाँ के लोग चाय नहीं पीते, इसलिए वे इससे भूखे नहीं मरेंगे। बेक चॉन को जटिल महसूस हुआ। हम जल्द ही कुनमिंग पहुँच जाएंगे। अगर हम बिना किसी परेशानी के वहाँ पहुँच गए तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। बेक चॉन ने क्वाक ग्योंग को प्रणाम किया। फिर से धन्यवाद। हम आपको सुरक्षित रूप से वहाँ पहुँचा देने के बाद आपका आभार स्वीकार कर लेंगे। क्वाक ग्योंग मुस्कुराया। फिर भी जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी माउंट हुआ के शिष्यों को तनाव होने लगा। वे केवल उबड़ खाबड़ सड़कें, बंजर भूमि और भूखे लोग ही देख सकते थे। और मानव चालित गाड़ी के कारण ये दल अपेक्षा से 3 गुना तेजी से पहुंचने में सफल रहा। वहाँ कुनमिंग है। चुन म्यांग ने पुरानी किले की दीवार को देखते हुए भौहें सिकोड़ ली। ये किला शहर से ज्यादा एक गांव जैसा लगता है। यूनान में ऊंची किलेबंद दीवारों की अवधारणा मौजूद नहीं है क्योंकि वहाँ भोजन और रहने के लिए जमीन की कमी है। चुन म्यांग ने अपना सिर हिलाया। खैर धन्यवाद, हमें यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल नहीं। माउंट हुआ के शिष्य ने व्यापारी समूह को अलविदा कहा। चुन म्यांग मुड़ा और बुदबुदाया। अब समस्या ये लोग हैं। जैसे ही उनकी नजरें उससे मिली डाकू चौंक गए और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। दयालु चेहरा बनाओ, दयालु चेहरा बनाओ, सबसे दयनीय चेहरा बनाओ। चुन म्यांग ने बेक चेन की ओर देखा और बेक चेन ने उत्तर दिया। क्या उन्हें रिहा करना बेहतर नहीं होगा? उन्हें रिहा करो। हाँ, ये सच है कि उन्होंने अपराध किया है, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें कष्ट भी सहना पड़ा और ऐसा लगता है कि वे अपने किए पर चिंतन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया जाए। चुन म्यांग ने सिर हिलाया। दया दिखाना, यही कारण है कि मुझे सासुक पसंद है। अजीब बातें मत बोलो। चुन म्यांग ने मुस्कुराते हुए डाकुओं की ओर रुख किया। मैं उन्हें रिहा कर दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सभ्य जीवन जीऊंगा। हे, हम फिर कभी लूटने की कोशिश नहीं करेंगे। चुन म्यांग मुस्कुराया। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या मैं हमेशा वही करता हूँ जो मुझसे करने को कहा जाता है। एक क्षण में चुन म्यांग के हाथ हिल गए। ता उसके हाथ ने डाकुओं की दांतियां तोड़ दी। कूक। अरे, जिन डाकुओं के पेट के निचले हिस्से पर चोट लगी थी वे जमीन पर गिर पड़े। चुन म्यांग ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ अच्छा समय बिताओ। जब तक तुम मेरे वापस आने का इंतजार नहीं करोगे तब तक तुम अपनी मार्शल आर्ट पर वापस नहीं लौट पाओगे। या फिर तुम भाग जाओ और सामान्य लोगों की तरह रहो। जो चाहो करो। चुन म्यांग बिना कुछ सोचे समझे पीछे मुड़ा और कुनमिंग की ओर चल दिया। यून जोंग ने उसका पीछा किया। तुम उन्हें क्यों पकड़े हुए हो? वापसी में गाड़ी कौन खींचेगा? कथनी की तुलना में करनी ज्यादा असरदार होती है। चुन म्यांग ने अपने कंधे उचकाए। और घर जाते समय हमें उन चीजों को लूटना होगा जो उन कमीनों ने लूटी है। मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छी खासी रकम बचाई होगी। तभी यू जोंग ने चुन म्यांग के हाथों कभी न पकड़े जाने की कसम खाई। अध्याय 217। क्या आपने अभी माउंट हुआ कहा? सभी लोग इस बात को ध्यान में रखें। हम माउंट हुआ के शिष्य नहीं हैं। हम सिर्फ पीस मचेन समूह के व्यापारी हैं और हम बैंगनी लकड़ी घास खरीदने आए हैं। ये स्पष्ट है। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे ये पता चले कि हम माउंट हुआ के शिष्य हैं। यह एक सर्वोपरि रहस्य है। क्या सभी ने ये सुना? इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कार्य करने से पहले बार सोचें। हाँ, सोचो। अंत में बेक चोन ने चुन म्यांग पर चिल्लाया जो बार बार यही बात दोहराता रहा। तुम बदमाश। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरों के बारे में नहीं। चुन म्यांग की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे सही है, आप ही है जिन्हें हम में से सबसे ज्यादा ये सुनने की जरूरत है। आपके अलावा और कौन है जो हमारे लिए दुर्घटनाएं पैदा करता है? सासुक, क्या तुमने हमेशा से ऐसा पूर्वाग्रह रखा है? बोलना बंद करो। बेक चॉन ने गहरी सांस ली। मैं बहुत चिंतित महसूस कर रहा हूँ। वे किसी तरह यहाँ तक पहुँचने में सफल रहे, लेकिन कुनमिंग में प्रवेश करने के विचार से ही उनके पैर जवाब दे रहे थे। लेकिन मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकता। यदि वह ऐसा व्यक्ति होता जो तर्क सुनता तो शायद वह कुछ कहता, लेकिन चुन म्यांग के लिए अन्य लोगों की बात सुनना अनुचित था। यू सामे। हाँ, सहयुन, चुन म्यांग के करीब रहो और उस पर नजर रखो ताकि वह कोई दुर्घटना न कर दे। हाँ, यू इसोस की नजर चुन म्यांग पर गई। उसे देखकर उसने असंतोष के भाव से अपना मुंह खोला। आप सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं किसी मुसीबत को जन्म देने वाला व्यक्ति लगता हूँ? हाँ, आप ऐसा हमेशा करते हैं। इस तरह से सोचना कोई अजीब बात नहीं है। चुन म्यांग ने अन्याय में अपना शरीर मरोड़ दिया, लेकिन उसके साथियों ने एक आंख भी नहीं झपकाई। कम से कम यू सामे उसे नियंत्रित करने में थोड़ा अधिक सावधान है। हालांकि यह मूल समाधान नहीं है। बेक चेन ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि यूइसोल उसे रोक सकता है, लेकिन उसे कम से कम उसे धीमा करने के लिए कुछ करना था। कुनमिंग पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम तेजी से आगे बढ़े और चुन म्यांग द्वारा समस्या खड़ी करने से पहले आवश्यक जानकारी हासिल कर लें।
बेक चोन, यू जोंग और जोगुल ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो उन सभी के विचार एक जैसे थे। उनके चेहरे दृढ़ निश्चयी थे। चल दर, हाँ, माउंट हुआ के शिष्यों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कुनमिंग के द्वार में प्रवेश किया। द्वार पर कोई गार्ड नहीं था और सुरक्षा का कोई अन्य साधन भी नहीं था। थोड़े अजीब माहौल में बेक चोन गेट से गुजरा। यह क्या है? ऐसा क्यों है? गेट के अंदर भी सभी लोग इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्या इस जगह पर प्लेग फैल गया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। स्पष्ट शब्दों में कहे तो वहाँ जीवन का भारी अभाव था। उनके सामने सड़क पर लोगों का नामो निशान नहीं था। बहुत कम ही लोग थे जो दीवार पर झुके हुए और तेज सांस लेते हुए दिखाई देते थे। ये गंभीर लग रहा है। बेक चोन ने चारों ओर देखा। इस तरह के शहर में जीवन होना चाहिए था। इतनी बड़ी जगह में पैसा और लोगों का आना जाना होना चाहिए था, लेकिन यह इतना शांत नहीं हो सकता। लेकिन इस समय कुनमिंग एक पूर्णतया मृत शहर जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि चुंगम्यान भी अपनी निराशा नहीं छिपा सका। उसी समय यूजोंग जो ये देख रहा था बोला, जब हम अंदर गए तो ये जगह अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि कुनमिंग अलग होगा, लेकिन यह बाहर से भी बदतर लग रहा है। मुझे पता है। बेक चोन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और जोगुल ने कहा, मैंने सुना था कि ट्रेड यूनियन छोड़ने के बाद से यूनान में स्थिति हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती जा रही है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि यह इतनी बुरी होगी। क्या यही एकमात्र कारण है? कहा जाता है कि यहाँ सूखा भी पड़ता है, इसलिए शायद इसका असर ज्यादा हुआ है। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। चुंगम्यान ने अपना सिर खुजलाया। वैसे भी यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जानकारी इकट्ठा करने से शुरुआत करें। ओह हाँ, बेक चोन ने सिर हिलाया। चलो अलग हो जाएं और इसके बारे में पूछताछ करें और फिर शाम को यहाँ मिलेंगे। हाँ सासुक, ध्यान से। जैसे ही सहायुंग अपने अपने कार्य करने के लिए आगे बढ़े, चुंगम्यान ने मुस्कुराते हुए सामने देखा। ठीक है, अब मुझे बैंगनी लकड़ी घास के ठिकाने के बारे में पूछना होगा। उसकी इच्छा शक्ति उमड़ रही थी और जल रही थी। अगर कोई समस्या थी तो वह सिर्फ एक थी, लेकिन मैं किससे और कैसे पूछूं? यू इसो ने चुंगम्यान की ओर देखा। उफ, चुंगम्यान ने अपने हाथ जोड़ लिए। ये यूनान है। चुंगम्यान को यूनान या चाय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये जगह सेंट्रल प्लेन से अलग है। चाहे यह अच्छा हो या बुरा, उससे यह अलग अलग लगा। मुझे प्रभावशाली लोगों से मिलना है। चुंगम्यान मुस्कुराया। हालांकि वहाँ कोई था जिसे उसकी शक्ल पसंद नहीं थी, जो साफ तौर पर चिल्ला रहा था कि वह इसे हल्के में ले रहा था। बैंगनी लकड़ी घास। यू इसो ने चुंगम्यान की ओर देखा। उसके संक्षिप्त शब्दों और नजरिए से उसका इरादा स्पष्ट था। अब कुछ लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए धूप में भटकते हुए मर रहे हैं, लेकिन सबसे छोटा बच्चा फंस गया है। उसे पता नहीं है कि कहाँ जाए और शायद वह किसी चाय की दुकान पर जाने के बारे में सोच रहा है। यही तो कहा गया था। लेकिन चुंगम्यान कौन है? वो व्यक्ति जिस पर ऐसी चीजें काम नहीं करती। तो फिर मैं जाऊं, तो फिर मैं इधर उधर देखूंगा। क्या मैं यहाँ कुछ कर भी सकता हूँ? उसके चेहरे पर संघर्ष था। वह इस आदमी को जाने नहीं दे सकती थी। चुंगम्यान को कभी परेशानी पैदा न करने दे, लेकिन इस जगह पर कुछ भी नहीं है। ये दोनों विचार उसके मन में टकरा रहे थे। यू इजियोल, जिसने अधिक महत्वपूर्ण पक्ष पर खिताब जीता था, चुंगम्यान को देखती रही क्योंकि वह अपना मन बना रही थी। मैं भी एक कप चाय लूंगा। कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। चुंगम्यान मुस्कुराया और कुनमिंग के चाय घर की ओर देखा। ये तो मदद से परे बर्बाद हो चुका है। शहर में ऐसा लग रहा था जैसे जीवन की कमी हो। उसे जो पता था उसके अनुसार कुनमिंग इस जगह का चेंगदू था। ये शहर यूनान का केंद्र माना जाता था, और अगर यह जगह बंजर थी तो इसका मतलब है कि पूरा यूनान ऐसा ही था। चुंगम्यान ने भौहें सिकोड़ी। यह अतीत में माउंट हुआ को देखने जैसा है। एक समय में वह भी जीवन और स्फूर्ति का स्थान था, और यूनान भी वैसा ही था जब तक राक्षसी संप्रदाय ने हमला करके इसे ध्वस्त नहीं कर दिया। तब तक ये जीवन से भरा हुआ था, और गलत तरीके से निपटने के कारण इसका पूर्व गौरव वापस नहीं लाया जा सका। सौभाग्य से माउंट हुआ को चुंगम्यान का आशीर्वाद प्राप्त था। यदि किसी अज्ञात कारण से चुंगम्यान पुनर्जीवित न हुआ होता तो माउंट हुआ और इस जगह में क्या अंतर होता? टच। चुंगम्यान ने हल्के से अपनी जीभ चिटकाई। यूनान यूनान है, माउंट हुआ है। ऐसा नहीं था कि उसे इस स्थिति के प्रति सहानुभूति नहीं थी, लेकिन चुंगम्यान ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इसकी परवाह करता। लेकिन अब उसे जिस बात पर ध्यान देना था वह थी मालिक। हाँ, चाय घर का मालिक, जो बगल की ओर देख रहा था, पुकार सुनते ही चुंगम्यान की ओर दौड़ा। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? पहले मुझे कुछ खाने को दो। हाँ जरूर, किस तरह का? कृपया मुझे जो भी दे सको लाओ, और एक केतली ठंडी चाय भी। हाँ, मैं इसे तुरंत लेकर आऊंगा। मालिक उत्साहित होकर चाय लेने के लिए मुड़ा, और चुंगम्यान ने कहा, और हाँ। मालिक ने जल्दी से अपना शरीर घुमाया और अपना रूप हल्का सा झुका लिया। हाल ही में कुनमिंग में पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए चाय घर का संचालन बहुत खराब था। इसी बीच एक आदमी आया और चाय मांगने लगा, क्योंकि एक कीमती ग्राहक जो पैसे देने को तैयार था आ गया था। वह अपना शरीर नीचे कैसे नहीं रख सकता था। ये चाय की पत्तियों के बारे में है। क्या आपने कभी बैंगनी लकड़ी घास के बारे में सुना है? हम बैंगनी लकड़ी घास। हाँ, मालिक ने अपना सिर झुका लिया। खैर, मैंने सभी चाय की पत्तियों से चाय बनाई है जो आती जाती रहती है, लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। तो फिर क्या आप जानते हैं कि यह एक जड़ी बूटी है? एक जड़ी बूटी दवा। मालिक ने सिर हिलाया। एक व्यक्ति है जो चिकित्सा व्यवसाय है।
अरे हाँ, वह व्यक्ति कहाँ है? अरे सर, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, मैं उन्हें यही बुला लूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। उस आदमी की बातें देखकर चुन मियांग मुस्कुराया और अपनी आस्तीन से एक चांदी का सिक्का निकालकर मेज पर रख दिया। क्या बर्तन जल्दी ही आ जाएंगे? हाँ, मालिक ने चांदी का सिक्का ले लिया और तुरंत वापस चला गया। चाय अभी लाकर दे दी जाएगी, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी उस व्यक्ति को फोन करके बुलाता हूँ। हाँ, चुन मियांग मालिक की तीव्र प्रतिक्रिया सुनकर मुस्कुराया। जैसे ही मालिक रसोई घर की ओर भागा, यू इजियोल के चेहरे पर एक अजीब भाव था। आप शुरू से ही इस बारे में सोच रहे थे, यहाँ वहाँ चीजें पाने के लिए भटकते हुए हमें क्या मिलेगा? चुन मियांग कड़वी मुस्कान के साथ बोला, इस शहर की समस्याओं को इस शहर के लोगों पर छोड़ देना चाहिए। अगर वे अच्छे लोग हैं तो हम उनसे पूछेंगे तो वे जवाब देंगे, लेकिन क्या यह उस जवाब से तुलना योग्य है जब पैसे की बात आती है? यू इजियोल ने सिर हिलाया। बुद्धिमान, यह आपको फिट नहीं है, बस चाय पियो। चुन मियांग ने अपनी चाय पी और यू इजियोल ने उसे नई नजर से देखा। चुन मियांग के बारे में लोगों की यह सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक थी। लोग हमेशा सोचते थे कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, और उसके पास कोई विचार नहीं होता, वह बस ऐसे ही दिखता है। चुन मियांग को देखने के बाद यू इजियोल को यकीन हो गया कि वह ऐसा नहीं था। अगर कोई उसे शांति से और बिना किसी पूर्वाग्रह के देखे तो चुन मियांग माउंट हुआ का सबसे चतुर शिष्य था। यहाँ तक कि जो चीजें उसे बेतरतीब लगती हैं, वे भी वह चीजें हैं जो वह बहुत सोच विचार और चिंतन के बाद करता है, और यही कारण है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप नहीं पियोगे? चुन मियांग के सवाल पर यू इजियोल ने अपना चाय का कप पकड़ लिया। किसी भी मामले में ये सच था कि उसे अपने साथियों के लिए दुख हो रहा था जो धूप में बाहर थे, इसलिए उसने बहुत धीरे धीरे चाय पी। जो गुल ने आह भरी। वे बैंगनी लकड़ी घास के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन किसी को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। कुनमिंग में किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन यह अजीब था कि यहाँ इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। क्या हमें सिचुआन में ही अधिक प्रश्न पूछने चाहिए थे? चूंकि ऐसा कहा जाता है कि यह घास यूनान में उगती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके बारे में जानकारी केवल यहीं से मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं लगा। उनके पास बस पछतावा ही बचा था, लेकिन उनके पास अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी। लेकिन जानकारी यह है, जो गुल ने भौहें सिकुड़ी। पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चला कि कुनमिंग में हालात तब से अच्छे नहीं थे जब वह यहाँ आया था। वे जिन दुकानों पर गए थे उनमें से ज्यादातर के दरवाजे बंद थे और लोग सड़क पर भूख से तड़प रहे थे। कभी कभी वे कपड़ों की किनारी पकड़कर उससे भीख मांगते थे। ऐसी स्थिति और वातावरण में कोई उचित जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ये तब की बात है। ओह, जो गुल ने अपना सिर झुकाया। सहयुन, उसने देखा कि यू जोंग उसके सामने खड़ा है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कुनमिंग बहुत बड़ा होने के बावजूद यहाँ पहली बार आने के कारण कई बार एक दूसरे से मिलना स्वाभाविक था। अजीब बात यह नहीं थी कि यह मुलाकात हुई थी, बल्कि यू जोंग की स्थिति अजीब थी। उसके चारों ओर छोटे बच्चे थे। जो गुल अपना सिर झुकाकर उसके पास गया। सहयुन, तुम क्या कर रहे हो? आह, जे जो गुल। यू जोंग ने अजीब भाव से पीछे देखा। तुम बच्चे के साथ क्यों हो? जो गुल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यू जोंग के हाथ में अनाज का एक थैला और कुछ पकौड़े थे। सहयुन, मुझे पता है कि यह इसके लिए सही समय नहीं है, हमें जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, यू जोंग ने बच्चों की तरफ नम्रता से देखा। जब उसने बच्चों को पकौड़े दिए तो बच्चे लार टपकाते और उत्सुकता से उन्हें खाने लगे। मैं भी, मेरा छोटा भाई भी भूखा मर रहा है, बस मुझे एक और दे दो। यू जोंग ने अपने होंठ काटे। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए और खरीदूंगा, इसलिए शांत रहें। जल्दबाजी न करें और चोट न खाएं। उन्होंने एक हाथ से पकौड़े बांटे और धीरे से उन बच्चों को अलग किया जो एक दूसरे से टकरा रहे थे। सभी बच्चे जो कमजोर दिख रहे थे, अब उनकी आंखों में थोड़ी उम्मीद थी। और जब उसके हाथ से पकौड़े गायब हो गए तो बच्चे हैरानी से यू जोंग की ओर देखने लगे। पहले इसे खा लो, अपने परिवार का ख्याल रखो, मैं खाना खरीद कर जल्दी ही यहाँ वापस आऊंगा। बच्चों ने सिर हिलाया और बिना धन्यवाद कहे चले गए। जो गुल ने ये दृश्य देखा और भौहें सिकोड़ ली। यदि उनकी मदद की गई तो उन्हें आभारी होना चाहिए। यू जोंग ने थोड़े कठोर भाव के साथ उसकी ओर रुख किया। इसके लिए कोई जगह नहीं है। ओह, नैतिकता जैसी चीजें तभी काम आती हैं जब आपके पास सब कुछ हो। भूख से मरने की कगार पर खड़ा बच्चा अपने उपकारकर्ता का शुक्रिया अदा करना कैसे याद रख सकता है? हो सकता है कि घर में उनके छोटे भाई बहन हो या माता पिता जो मर चुके हों। उन्हें दोष न दें। हाँ, सहयुन, मुझे खेद है। यू जोंग को गुस्से में देखकर जो गुल डर गई। हालांकि वे इतने लंबे समय से साथ थे, लेकिन जो गुल ने उसे पहली बार इतने गुस्से में देखा था। किसी संयोग से ये तब की बात है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? इधर आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैंने इसे चुराया नहीं। आह, ये दुखता है। यू जोंग और जो गुल के चेहरे पर उदासी छा गई। दोनों जल्दी से उस जगह पहुँचे जहाँ से उन्होंने चीखें सुनी थी। अध्याय 218। क्या आपने अभी माउंट हुआ कहा? 3। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? इसे अभी निकालो। नहीं, किसी ने मुझे पहले ही दे दिया था, मैंने इसे चुराया नहीं है। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? कुनमिंग में दूसरों को खाना कौन देगा? क्या तुम इसे जाने नहीं दोगे?
व्यापारी एक बच्चे को एक पकौड़े के लिए पीट रहा था। आओ, मुझे दे दो, चाहे तुम्हारे हाथ कट जाएं, पर क्या तुम नहीं दोगे? अंत में उसने अपनी कमर से बंधा हुआ पकौड़ा निकाला। यही वह क्षण था जब उसने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाया। आप क्या कर रहे हो? यून जोंग ने बच्चे की चीखें सुनी और तेजी से उस जगह की ओर भागा। उसने उस व्यापारी का हाथ पकड़ लिया जो बच्चे को पीट रहा था। यह क्या है? व्यापारी को अप्रत्याशित रुकावट से गुस्सा आया और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि कोई अजय शक्ति उसके हाथ को कस रही है। एक पल में उसका स्वर नर्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उसे बिना किसी कारण के परेशान कर रहा हूँ। इस बच्चे ने पकौड़ी चुरा ली है। चुराया? मैंने उसे कुछ समय पहले दिया था। तुम्हारा मतलब है कि तुमने उसे दे दिया? यून जोंग की आंखें पागल हो गईं। बिना स्थिति को समझे एक बच्चे पर चिल्लाना, आप किस तरह के व्यक्ति हैं? एगू, मुझे खेद है, क्षमा करें, हमने नहीं किया। कुनमिंग में ऐसा कोई भोजन नहीं है जिसे दूसरों के साथ साझा किया जा सके, इसलिए मुझे लगा कि उसने इसे चुरा लिया है। यून जोंग का चेहरा कठोर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, चोरी करने के कारण किसी बच्चे का हाथ काटने की कोशिश करना, कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है? उफ, मैं तो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। यून जोंग, जो काफी देर से व्यापारी को घूर रहा था, उसने उसका हाथ छोड़ दिया जिसे वो पकड़ रहा था और गंभीर स्वर में पूछा, यहाँ के लोग दूसरों की मदद क्यों नहीं करते? व्यापारी ने आंसू बहाते हुए अपना हाथ सहलाया और उस आदमी की ओर देखा। मैं किसी और को कैसे खाने को दे सकता हूँ? हमारे यहाँ तो खुद खाने को कुछ नहीं है। हम यहाँ हर कोई भूख से मर रहा है। क्या तुमने रास्ते में यह नहीं देखा? यून जोंग ने आह भरी। मैं स्थिति को समझता हूँ, लेकिन बच्चे को लापरवाही से चोट पहुँचाना गलत है। सर क्षमा करें, वह दृढ़ता से बोला और अपनी नजर उस बच्चे की ओर घुमाई जो उसके नितंब पर लेटा हुआ था। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके होंठ फटे हुए थे, उसका हाथ जख्मी लग रहा था, लेकिन बच्चे को इसकी परवाह नहीं थी। वह केवल अपने हाथों को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने पकौड़े को देखा जो झगड़े के बल पर कुचल गया था और उस पर कीचड़ लगा हुआ था। मैं इसे अपने भाई को देना चाहता था। यून जोंग उदास होकर मुस्कुराया और बच्चे के कंधे पर थपथपाया। चिंता मत करो, मैं फिर से नए पकौड़े खरीदूंगा। और सच में, तब ये दृश्य देखकर जोगुल ने अपना सिर हिलाया, जैसा कि हमारे महान सहयोगी से उम्मीद थी। इस स्थिति में भी आप सबसे वंचित व्यक्ति को देखते हैं। जोगुल को यह न देख पाने और बैंगनी लकड़ी की घास पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुल, जोगुल ने तुरंत उत्तर दिया। हाँ, सहयुन, धन। ओह, यून जोंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मासूमियत से जोगुल को देखा। मैंने अपना सारा अतिरिक्त पैसा खर्च कर दिया। अपनी जेबों में देखो, जल्दी करो। सहयुन, वह दयालु सहयोगी मुझ पर वह करुणा क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों? छीनना? न केवल उसकी जेब में रखे पैसे, बल्कि उसकी आस्तीन में रखे पैसे भी गायब हो गए। यहाँ तक कि उसके मोजे में छिपाकर रखी गई आखिरी आपातकालीन निधि भी लूट ली गई। चुन मियांग, उसने ये सभी अजीब बातें आपसे सीखी हैं। किसी व्यक्ति से सारा पैसा कैसे छीन लिया जा सकता है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है? सहयुन, अगर आप ये सब ले लेंगे तो हम वापस आकर क्या खाएंगे? क्या बकवास कर रहे हो? हमारे पास सासुक है ना? ये सच है, लेकिन हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। हम पैसा कहाँ खर्च करेंगे? क्या यूनान में पैसा खर्च करने के लिए कोई अच्छी जगह है? नहीं, वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी। उनकी बातें सच थी। सिचुआन से यहाँ तक पहुँचने के रास्ते में उन्होंने एक भी अच्छा शहर नहीं देखा था। उन्हें बस बंजर जमीन और पहाड़ ही दिखे थे। जब हम सिचुआन वापस लौटेंगे तो तुम घर जाकर और पैसे ले सकते हो ताकि तुम खर्च कर सको। तुम एक अमीर परिवार के बेटे हो, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन यून जोंग का सिर धीरे से जोगुल की ओर मुड़ा। लेकिन कुछ नहीं। यून जोंग की आंखों में चुन मियान का पागलपन देखकर जोगुल ने अपना मुंह बंद कर लिया। नहीं, उसकी आंखों का क्या है? वह जानता था कि अगर उसने गलती से कुछ गलत कह दिया तो उसका सिर फट जाएगा। हर कोई अजीब है। दयालु यून जोंग कहाँ चला गया? जोगुल दुख में डूब गई और आह भरने लगी। इस बीच यून जोंग ने जोगुल से चुराए पैसों से पकौड़े खरीदे और बच्चे को दे दिए। चाहे उन्होंने कितना भी साझा किया हो, आने वाले बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। ओह, एक और कृपया यहाँ। क्या मैं इसे पा सकता हूँ? क्या हम सचमुच इसे पा सकते हैं? खूब खाओ, भूख लगे तो कल भी आना, मैं तुम्हें खिला दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यून जोंग ने अपने होंठ काटे। वह उनके पहने हुए कपड़ों के बीच से उनकी उभरी हुई पसलियां देख सकता था। जैसे ही बच्चे ने पकौड़ी पकड़ी, उसने जल्दी से उन्हें अपने मुंह में ठूस लिया और खांसने लगा। क्या कर रहे हो? जाओ और पानी ले आओ। हाँ, जोगुल बिना कुछ कहे कुएं की ओर भागी। चाहे वह तब हो जब चुन मियांग अपने सहयोगी को पीट रहा था या जब उस बेवकूफ ने माउंट हुआ को उल्टा कर दिया था, यून जोंग कभी नहीं चिल्लाएगा। वह आहें भरता था लेकिन वह कभी चिल्लाता नहीं था। जब वह क्रोधित होता था तो वह उस यून जोंग से बिल्कुल अलग दिखता था जो चुन मियांग को रोकता था। अभी के लिए मैं वही करूंगा जो मुझे बताया जाएगा। जोगुल उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे फुसफुसाया। कुएं से पानी लाने वाले जोगुल ने तुरंत बच्चों को पानी पिलाया। उन्होंने इतने सारे पकौड़े खरीदे थे कि वह उन्हें अपने दोनों हाथों से उठा नहीं पाया, और फिर भी वे एक पल में खत्म हो गए। यून जोंग ने खाली ढक्कन को देखते हुए एक आह भरी। जब बच्चों को एहसास हुआ कि उनके पास खाना नहीं है तो उनकी आंखें धुंधली सी हो गईं। यून जोंग ने अपने होंठ काटे। आमतौर पर बच्चे ऐसी बातें याद नहीं रखते। जब कुछ हुआ तो वे ये सोचने के लिए परिपक्व नहीं थे कि ऐसा क्यों हुआ।
और अगर दूसरे बच्चों को पकौड़ी नहीं मिलती तो वे गुस्सा हो जाते और अपना गुस्सा उन बच्चों पर निकालते जिन्हें पकौड़ी मिल चुकी होती। रे को यू जोंग की स्थिति की परवाह नहीं थी। हालांकि जैसे कि उन्हें इस तरह की चीजों की आदत थी, वे बस रोते थे और नाराज नहीं दिखते थे, और इससे यू जोंग को और भी ज्यादा दुख हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और जो गुल की तरफ देखा। अधिक खरीदे। सहयुन, क्या तुमने मेरा सब कुछ लूट लिया? मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है। क्या आपके पास कुछ और छिपा हुआ नहीं है? क्या तुमने मेरे आपातकालीन फंड भी नहीं छीन लिए? अब तो हम भी भूख से मर सकते हैं। क्या ऐसा है? यू जोंग ने बच्चों की तरफ देखा और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। बच्चे रो रहे थे और उनका चेहरा उतरा हुआ था। धन्यवाद, कोई बात नहीं, हमें इतनी भूख नहीं लगी है। यू जोंग का माथा झुर्रीदार हो गया। उसने अपनी तलवार म्यान सहित बाहर निकाली और जिन बच्चों ने ये देखा वे डर गए। हालांकि यू जोंग ने इसे जो गुल को दिया और कहा, जाओ इसे बेचो और कुछ और खरीदो। जो गुल का चेहरा कठोर हो गया। सहयुन, यह एक बेरफूल तलवार है। मेरी भी आंखें हैं। साह्युन, यह एक उपहार है जो संप्रदाय ने हमें दिया है क्योंकि हम इसके योद्धा हैं। हमें सजा मिलेगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दंडित। हाँ, क्या आपका मतलब है कि संप्रदाय के नेता नाराज होंगे क्योंकि हमने बच्चों को खिलाने के लिए तलवार बेची? ओह नहीं, वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है। फिर वह तलवार बेचने के लिए जो गुल पर क्रोधित होगा, लेकिन यू जोंग क्रोधित होगा यदि वह इसे नहीं बेचेगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तलवारबाज हूँ, लेकिन मैं तलवारबाज होने से पहले ताओवादी हूँ। मैं बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकता ताकि मैं लोगों को मारने वाली तलवार की रक्षा कर सकूं। जाओ और खाना ले आओ। साह्युन, लेकिन अपने जिद्दी शब्दों के बावजूद जो गुल हिचकिचाया, बात को आगे बढ़ाने में असमर्थ रहा और यू जोंग चिल्लाया, जल्दी करो। उसी समय असहाय जो गुल के लिए एक उद्धारकर्ता प्रकट हुआ। क्या हो रहा है? सासुक, जो गुल और यू जोंग जिन्होंने बेक चॉन को खोजा था ने सिर झुकाया। बेक चॉन ने भौहें सिकोड़ी जब उसने यू जोंग के हाथ में बोरी और उसके चारों ओर बच्चों को देखा। मुझे ये जानना है कि यहाँ क्या हो रहा है। यू जोंग ने सांस फूली और शांति से बोला। कुछ समय बाद जो कुछ भी हुआ था उसे सुनकर बेक चॉन की भौहें तन गईं। यू जोंग, हाँ सासुक। यू जोंग ने अपना सिर झुका लिया। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन अगर आप सूखे खेतों में पानी की कुछ बूंदें भी डाल दे तो भी कुछ नहीं बदलेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं सासुक करता हूँ। बेक चॉन ने आह भरी और यू जोंग की आंखों में देखते हुए कहा, आप समझते हैं, लेकिन अपना विचार बदलने का आपका कोई इरादा नहीं है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यू जोंग जानता था कि वह क्या कर रहा है। अच्छे इरादे रखने का एक समय और स्थान होता है। उनका उद्देश्य यहाँ कुनमिंग में बैंगनी लकड़ी घास के बारे में पूछताछ करना था। हालांकि अगर वह यहाँ इस तरह का काम करता रहा तो लोग उसे नोटिस करना शुरू कर देंगे। भले ही बेक चॉन यू जोंग पर गुस्सा था, लेकिन वह भीड़ भाड़ वाली जगह में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बेक चॉन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो जल्दी करो। ओह, बेक चॉन ने अपनी थैली निकाली और जो गुल को दे दी। जो गुल ने जब उसे देखा तो वह भ्रमित हो गया। सासुक, यहाँ खाने पीने की ज्यादा दुकानें नहीं होंगी। आप जो भी खरीद सकते हैं खरीद लें। क्या ये ठीक रहेगा? यह मिशन महत्वपूर्ण है, बेक चॉन ने आगे कहा। लेकिन अगर हम अपना मिशन पूरा करने के लिए जरूरतमंदों से दूर हो जाएं, तो बुजुर्ग क्या कहेंगे? वह रुका और फिर बोला, ये गलत होगा। मैं माउंट हुआ की महिमा की कामना करता हूँ। अगर हम वह सब छोड़ दें जो हमें माउंट हुआ का शिष्य बनाता है, तो माउंट हुआ अन्य संप्रदायों से अलग क्यों होगा? जो गुल ने अपना सिर हिलाया। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें समय और स्थान जाने बिना दयालुता दिखानी होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अभी कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए जल्दी करें। हाँ, आपको नहीं लगता कि यह कोई समस्या होगी? जैसे ही जो गुल ने उसकी ओर देखा, बेक चॉन ने भौहें सिकोड़ी और फुसफुसाया, इससे पहले कि चुंग म्यान को पता चले, इसे प्राप्त कर लो। मैं अभी वापस आ जाऊंगा। जो गुल भाग गया और बाकी लोग भी उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखने लगे कि क्या चुंग म्यान आ रहा है। हम यहाँ हैं। मैं भी। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए जोर मत लगाओ। बीच में एक बड़ी बोरी रखकर यू जोंग, जो गुल और बेक चॉन ने भोजन वितरित किया। ये स्पष्ट था कि बच्चे इकट्ठा होंगे, लेकिन किसी तरह ये बात फैल गई और बहुत सारे बच्चे उस स्थान की ओर उमड़ पड़े। क्या यहाँ इतने सारे बच्चे हैं? कुनमिंग एक बहुत बड़ा शहर है। बस यहाँ हर वो व्यक्ति है जो भूख से मर रहा है। ऐसा लगता है कि पर्याप्त अनाज नहीं है। बेक चॉन ने धीमी आह भरी। हम केवल उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास है। सैकड़ों बच्चों को अपनी ओर आते देख उसने अपने होंठ हल्के से काटे। वह आमतौर पर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दयालु होने पर गर्व करता हो, लेकिन बच्चों को वहाँ देखकर वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इस समूह के नेता के रूप में उनके दृष्टिकोण से उन्हें यून जोंग को उन पर इतना अप्रत्याशित ध्यान आकर्षित करने के लिए दोषी ठहराना पड़ा, लेकिन वह यून जोंग के लिए भी आभारी महसूस करते थे जो कुछ अच्छा कर रहे थे। चलो इसे जल्दी खत्म करें। हाँ सासुक, यून जोंग ने पकौड़े बांटे और बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। बहुत खाता है, तुम्हें धन्यवाद। उसकी ओर देखने वाली बड़ी बड़ी आंखें भयभीत लग रही थी। भले ही वे खाना बांट रहे हों, लेकिन बच्चे अपनी हिफाजत नहीं छोड़ सकते थे। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। क्या ऐसा नहीं लगता कि और भी अधिक लोग आ रहे हैं? अब तो बड़े भी आने लगे हैं। बेक चॉन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। इससे ध्यान आकर्षित होने वाला था। मैं खाना यहीं छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। इससे झगड़े और दुर्घटनाएं होंगी।
और यह एक आपदा बन जाएगी और लोगों को भोजन के लिए मार भी दिया जा सकता है। तब की बात है। कौन है भाई? तीनों लोगों ने एक साथ ऊपर देखा। बेक चेन का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने देखा कि लोग सफेद वस्त्र पहने हुए थे, जिनके ऊपरी हिस्से आधे ढके हुए थे और कंधों पर जानवरों की खाल लपेटी हुई थी। नानमन बीस्ट पैलेस। अचानक नानमन बीस्ट पैलेस के गार्ड उनकी ओर बढ़े। अध्याय 219। क्या आपने अभी माउंट हुआ कहा? 4 1 2 3 4 5। बेक चॉन ने चारों ओर देखा। नानमन बीस्ट पैलेस के लोग उनकी ओर आ रहे थे। क्या हम इसे संभाल सकते हैं? बेक चेन ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसी चिंताएं व्यर्थ थीं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसे लड़ाई में न बदलने दिया जाए। वे यहाँ लड़ने नहीं आए थे, बल्कि अपना मुख्य उद्देश्य हासिल करने आए थे। आप क्या कर रहे हो? नानमन बीस्ट पैलेस का आदमी उनके पास आया और बच्चों को धक्का देकर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह माउंट हुआ शिष्यों के सामने खड़ा हो गया। जब उसने पकौड़ी की बोरी देखी तो वह भौंचक्का रह गया। आप कौन हैं? हम पीस मर्चेंट ग्रुप के व्यापारी हैं। हमने देखा कि बच्चे भूखे थे, इसलिए हमने उन्हें कुछ खाना दिया। आप खाना बांट रहे थे। आदमी का चेहरा विकृत था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने बारे में कोई अपमानजनक बात सुनी हो। बेक चेओ ने अपना सिर झुकाया। उसे वाकई लगा कि यह अजीब है। वह इस तरह प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है? उन्होंने सिर्फ उन लोगों को भोजन दिया जिन्हें इसकी जरूरत थी। क्या उन्हें धन्यवाद नहीं दिया जाना चाहिए? भले ही वे नाराज थे, भले ही उन्होंने बाहरी लोगों का स्वागत न किया हो, खासकर उन लोगों का जिन्होंने ऐसा कुछ किया, क्या उन्हें खुश नहीं होना चाहिए था कि कोई उन्हें भोजन दे रहा है? क्या सेंट्रल प्लेन्स के लोग यूनान के लोगों को भिखारी समझते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? आदमी का चेहरा गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। यह कोई दवा नहीं है। यूनान तुम लोगों की हरकतों की वजह से तबाह हो गया है और अब तुम खाना बांटकर हमारा मजाक उड़ा रहे हो। बेक चॉन ने अपनी अभिव्यक्ति को छिपाने के बारे में भी नहीं सोचा। हाँ, ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया? उनकी शत्रुता कल्पना से परे है। उनके सामने बैठा आदमी तार्किक रूप से बात करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने आसान रास्ता अपनाया और झुक गया। मुझे खेद है, हमने इतना आगे तक नहीं सोचा था। बेक चॉन ने पूरी स्थिति को अप्रिय पाते हुए भी सिर झुकाया। इसके बारे में सोचने के लिए आए। हालांकि हम बच्चों को भोजन दे रहे थे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि केवल कुछ वयस्क ही वहाँ आए। भूखे लोग क्यों नहीं आएंगे? मुझे इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए था कि यूनान के लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते। उन्हें ये समझने में बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अब उन्हें इसे ठीक करना था। बेक चॉन ने तुरंत बात की। मैं सचमुच माफी चाहता हूँ। बेक चॉन ने स्वयं को और भी नीचे झुका लिया और उस आदमी ने जीभ चटकाई। आप कहाँ से हैं? हम पीस मर्चेंट ग्रुप का हिस्सा हैं। शांति व्यापारी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद वह आदमी मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कभी उनके समूह में देखा है। बेक चेन का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि शायद वह आदमी उन्हें जानता होगा, लेकिन कुनमिंग के पहरेदारों के लिए यह असंभव था कि वे न जान पाए कि उनके शहर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इसलिए बेक चेन ने सबसे आसान जवाब चुना। मैं समूह में नया हूँ। आह, क्या ऐसा है? फिर आपके साथ जो लोग हैं वे भी नए भर्ती हुए होंगे। हाँ, ये सच है। आप व्यापारी समूह से इसकी जांच कर सकते हैं। मैं समझ गया। वह आदमी मुस्कुराया। तो क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि जो नौसिखिए व्यापारी यहाँ सीखने आए हैं, वे वास्तव में सीखने के बजाय दान का काम कर रहे हैं? मैं समझ गया। आप इसकी जांच करना चाहते थे। तो आदमी मुस्कुराया। जब तक हम आपकी पहचान की जांच कर सकते हैं, तब तक आपको बंदी बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है न? यानी अगर आप वाकई उनके समूह का हिस्सा हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यू जोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। व्यापारी समूह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे उनके लोग थे, लेकिन समस्या ये थी कि नानमन बीस्ट पैलेस के पहरेदारों को पहले से ही उनके समूह पर संदेह था। बिल्कुल, बेक चॉन ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और इस पर सहमति जताई। जैसे ही बेक चॉन ने अपना सिर हिलाया, उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और वह हिल गया। आप रुकना। उसी समय पीछे से एक आवाज आई और उनसे बात करने लगी। हालांकि वे सेंट्रल प्लेन्स के लोग हैं, लेकिन वे जरूरतमंदों को खाना दे रहे थे। तो क्यों न हम इन लोगों की बात सुने और उन्हें कुछ अनुग्रह प्रदान करें। मैं जानता हूँ साह्युन, बेक चॉन ने आह भरी। अच्छा हुआ कि कोई उनका पक्ष ले रहा है। और ये तब की बात है मानो उसने अपना मन बदल लिया हो। वह आदमी एक झटके में वापस लौटा और बिजली की गति से अपनी कमर पर बंधी तलवार निकालकर बेक चॉन पर तान दी, और बेक चॉन ने तुरंत अपना ब्लेड निकाला और उसे रोक दिया। यद्यपि भयंकर आक्रमण को रोक दिया गया, फिर भी वह आदमी मुस्कुराया। एक योद्धा, वह भी इतना अच्छा कि मेरी तलवार को रोक सके, और फिर भी तुम एक व्यापारी की तरह व्यवहार करते हो। बेक चॉन ने अपने होंठ काटे। बहाने अब काम नहीं करेंगे। वे संदिग्ध हैं, उन्हें पकड़ो। बेक चॉन अपनी तलवार थामे पीछे हट गया, और वहाँ मौजूद नानमन बीस्ट पैलेस के लोग धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे। सासुक, हम क्या करते हैं? उनके पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो लड़े या भाग जाएं। धक तेरी की। बेक चेओ ने तलवार थामे हाथ को ताकत दी। एक दिन से भी कम समय बीता था और उन्हें पहले ही पता चल चुका था। उन्होंने यूनान को बहुत कम आंका था। उस समय यू जोंग ने उदास चेहरे के साथ अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो सासुक, मेरी वजह से माफी मत मांगो। लेकिन बेक चॉन ने आगे कहा, हमने मिलकर यह फैसला किया है, इसलिए हम सब मिलकर इसकी जिम्मेदारी भी उठाएंगे।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह सही था या गलत। बेक चॉन ने उन्हें अनुमति दे दी थी और उस पर से यह उसकी एकमात्र जिम्मेदारी बन गई थी। उसी क्षण वह चिल्ला उठा, झगड़ा करना, सासुक। जोगुल ने अपनी तलवार खींच ली और यून जोंग ने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। आह, मैं उसे बेचा। यून जोंग का चेहरा सफेद पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि उसके पास तलवार नहीं है। जोगुल ने उसकी तरफ देखा और कहा, कहीं से एक लकड़ी की छड़ी उठा लाओ। एफ मुट्ठी का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक खूनी लकड़ी की छड़ी खोजें। उसने मुट्ठी मार्शल आर्ट की मूल बातें सीख ली थी, लेकिन वह ब्लेड से निपटने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकता था। चुन म्यांग ने उन्हें बताया था कि मुट्ठियों या किसी अन्य नजदीकी युद्ध कला का इस्तेमाल करना बुनियादी बातों का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि इनका इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब हथियारों का इस्तेमाल न किया जाए। बेक चन का चेहरा उस समय कठोर हो गया जब उन्हें पता चला कि यू जोंग विकलांग है। मुझे नहीं लगता कि यह आसान होगा। पहरेदारों का उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था और वे करीब आ रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि नानमन बीस्ट पैलेस के लोग 9 महान संप्रदायों के शिष्यों से बहुत पीछे नहीं थे। अगर यह सच था तो चिंता करना सही था। आगे बढ़ो यू जोंग, मेरे ठीक पीछे रहो। हाँ सासुक। बेक चोन ने अपनी तलवार आगे की ओर तान दी। वहाँ मौजूद लोग हंसने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में बच सकते हो? ये यूनान है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं। एक तो यहाँ जल्दी से मर जाना और दूसरा है पीड़ा सहना और धीरे धीरे मरना। मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं है। ऐसा कहते हुए बेक चोन ने बाहर निकलने का रास्ता तलाशना शुरू किया। फिलहाल उन्हें कुनमिंग से बाहर निकलना होगा। वे बाद में इसके परिणाम के बारे में सोच सकते थे। जब बेक चोन ने पीछे मुड़कर देखा तो लोग हंस पड़े। तुम व्यर्थ के सपने देख रहे हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नानमन बीस्ट पैलेस कैसा है। उन पर हमला करो। जैसे ही आदेश दिया गया, गार्ड तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े। आगे बढ़े। हाँ सासुक। बेक चोन ने अपने दांत भींचे और आगे भागा। वह उन पर हमला कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह उनके पास पहुंच पाता, उसने एक अजीब दृश्य देखा। क्वान क्वान क्वान। एक जोरदार शोर के साथ उनकी ओर दौड़ रहे लोग अचानक वापस लौट आए। क्या? कौन है वो? बेक चॉन वही खड़ा था और उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर बाल खड़े हो गए हैं और उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा है। नहीं, बकवास। उसने अपनी तलवार नीचे की और अविश्वसनीय रूप से तीव्र गति से घूम गया। उसने देखा कि शैतान उसके सामने खड़ा है। कौन? ये गड़बड़ किसने की? वह राक्षस निस्संदेह उनका प्यारा साजिल चुन म्यांग था। चुन म्यांग का सिर दाहिनी ओर झुका हुआ था। बेक चेओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह इस आदमी से बेहतर पहरेदारों द्वारा पकड़ा जाना पसंद करेगा। ओह, जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं एक मुद्दा बनाऊंगा, उसने अब ऐसा ही किया है। लानत है। कुनमिंग आने के बाद से आधे दिन से भी कम समय में इतनी बड़ी गड़बड़ी करने के लिए कोई कितना गड़बड़ हो सकता है। तीकी, कुछ तो बोलो। उफ, सासुक। इस समय मुझे लगता है कि अपने साथियों की पीठ पीछे जाना मेरा कर्तव्य है। आह, बेक चोन, जोगुल और यू जोंग ये सुनकर कांप उठे। क्या अब भी तुम में विवेक नहीं बचा? नहीं, इस समय तुम्हें भूत की तरह क्यों आना पड़ा? शायद मुझे उन गार्डों से दोस्ती करने में आसानी होगी। ये बुरा था, लेकिन भले ही वे खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव थोड़े ढीले पड़ गए थे। फिर भी चुन म्यांग के आ जाने के बाद उन्हें लगा कि अब स्थिति कुछ हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। चुन म्यांग की नजर एक निश्चित जगह पर गई। आखिर दुनिया में तुमने बेर के फूल की तलवार कहाँ बेची? यू जोंग ने सही जवाब देने की कोशिश में अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से उसके विपरीत जोगुल ने लंबे समय तक नहीं सोचा। एक व्यापारी, खाद्य व्यापारी, एक खाद्य व्यापारी। क्या तुमने सचमुच इसे बेच दिया? चुन म्यांग ने यू जोंग और जोगुल की ओर देखा। नहीं, अब आपने ये कर लिया है। उसकी निगाहें देखकर दोनों ने सिर झुका लिया। असल में अगर यह बात चुन म्यांग के अलावा किसी और को बताई जाती तो वे इसे और बेहतर तरीके से समझा सकते थे। संप्रदाय को भूल जाओ और दफा हो जाओ। बस दफा हो जाओ। यह अजीब बात थी कि यह कोई और नहीं बल्कि नानमन बीस्ट पैलेस के गार्ड थे जिन्होंने अंततः दोनों को चुन म्यांग से बचाया, जो दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा था। आप कौन हैं? चुन म्यांग ने उनकी ओर देखा और वे जोर से चिल्लाने लगे। नहीं, सच में तुम कौन हो? तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो जिसे तुम पहली बार देख रहे हो? तुम किस तरह के कमीने हो? बेवकूफ। अभद्र भाषा सुनकर गार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आदमी कौन है? किसी व्यक्ति से सिर्फ ये पूछने पर कि वह कौन है, उसकी ऐसी प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है? गार्ड को गुस्सा आने के बजाय झटका लगा। वाह आप, फिर भी तुम एक गड़बड़ कमीने हो, इसलिए मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। चुन म्यांग ने अपने साथियों की ओर देखा। वे तीनों उसे देख रहे थे, लेकिन वे लगातार उसकी नजरों से बच रहे थे। और उसने बेक चॉन की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो सासुक, मैंने इस बार कोई परेशानी नहीं पैदा की है। हमने गलती की है, बहुत हो गया, अब इसे बकवास कहना बंद करो बेवकूफ। चुन म्यांग मुस्कुराया। मैं यहाँ इस स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आते समय मेरी किसी से बातचीत हुई थी कि यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम वास्तव में कुछ कर सके। क्या मतलब है तुम्हारा? हम नानमैन बीस्ट पैलेस से बैंगनी लकड़ी घास के बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं सकते। वास्तव में चिकित्सक ने कहा कि हम क्या करते हैं? चुन म्यांग ने अपनी म्यान वाली तलवार उठाकर मुस्कुराया। उन्हें पकड़ने के बाद हमें महल में जाकर वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए। क्या ये सबसे तेज तरीका नहीं है? ठीक है, यह मरने का सबसे तेज तरीका है।
ये हमारे जीवन का एक और दिन मात्र है, इसलिए लंबे समय तक जीने के प्रति इतना जुनूनी मत बनिए। मूर्ख, यहाँ बुद्ध का उदाहरण मत दो। अरे क्षमा करें। चुन म्यांग मुस्कुराया और अपनी तलवार निकाल ली। ठीक है। अब चुन म्यांग ने अपनी कड़ी गर्दन को हिलाया और गार्डों की ओर देखकर मुस्कुराया। क्या तुम हमें चुपचाप महल तक ले जाओगे, या फिर हमें ऐसा करने के लिए तुम्हें हराना पड़ेगा? यह ऐसी स्थिति थी कि कोई भी नाराज हो सकता था, लेकिन यहाँ सबसे ऊंचे दर्जे के गार्ड ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हालांकि एक व्यक्ति जो चुन म्यांग को घूर रहा था, उसने पूछा, क्या आप भगवान से मिलना चाहते हैं? हाँ, और हमें बस आपका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। हाँ, उन्होंने सिर हिलाया। आप लंबे समय के बाद कुनमिंग के मेहमान हैं, इसलिए हमें आपका मार्गदर्शन करना होगा। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, तो फिर आगे बढ़िए। बात यह है कि मैं मार्गदर्शन तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मार्गदर्शन का तरीका आपके सोचने के तरीके से थोड़ा अलग हो सकता है। ओह, तभी उनके पीछे से आवाजें सुनाई देने लगी। ओह, चुन म्यांग ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि दर्जनों लोग गलियों से बाहर आ रहे हैं। हाँ, गंभीरता से वह मुस्कुराया और अपना सिर घुमाकर दूसरी ओर से आते हुए नानमैन 20 पैलेस के दर्जनों गार्डों को देखा। ये बहुत ज्यादा लग रहा है। आज का प्रशिक्षण है, इतने सारे लोगों का आना। लोग गलियों, दुकानों से बाहर निकल आए और कुछ तो दीवारों से भी बाहर निकल आए। क्या इस समय जमीन से बाहर आना बहुत चौंकाने वाला नहीं होना चाहिए? सौभाग्यवश वे वहाँ से नहीं आए। इतने सारे लोगों को आते देख चुन म्यांग की अभिव्यक्ति भी लड़खड़ा गई। तो आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे? बिल्कुल, वह आदमी मुस्कुराया, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि घुसपैठिए को जीवित रखें और फिर उसे महल के स्वामी के पास ले जाएं। क्या ऐसा है? चुन म्यांग ने अपने सहयोगी को ऐसे देखा जैसे यह अच्छी बात हो और कहा, वे कह रहे हैं कि वे हमें वहाँ ले जाएंगे। वे हमें वहाँ नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हमें पकड़कर पेश कर रहे हैं, कमीने। अध्याय 220। क्या आपने अभी माउंट हुआ कहा? 5। आपकी सुबह कैसी रही? ह्यून के चिंतित प्रश्न पर मुस्कुराया। मैं अच्छी तरह सो नहीं सका, बच्चों की वजह से। हाँ, ह्यून ने आह भरी। मैं अपने बच्चों को दूरदराज और कठिन जगहों पर भेजने के बाद शांत नहीं रह सकता। मुझे पता है कि बच्चे मजबूत हैं, जैसा कि ह्यून ने कहा, और यह वह रास्ता है जिस पर माउंट हुआ को चलना है। लेकिन मानव हृदय का अपना एक मन होता है। यदि मनुष्य की इच्छा शक्ति अकेले ही चमत्कार कर सकती है, तो फिर उसे हृदय की क्या आवश्यकता है? वो सही। ह्यून अपनी कड़वाहट को छिपा नहीं सका। मैं बच्चों का ठीक से नेतृत्व नहीं कर पाती जैसा मुझे करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ताकत नहीं है। ये ह्यून की आखिरी इच्छा थी। चुन म्यांग की मदद से माउंट हुआ का विकास बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन उस विकास की प्रेरक शक्ति बच्चे थे। ये तथ्य कि ह्यून माउंट हुआ के बच्चों का विकास नहीं कर सका और उन्हें वयस्क नहीं बना सका तथा उन्हें सहारा देने के लिए कंधा देने में असमर्थ रहा, उसे अक्सर दुखी करता था। ह्यून ने दृढ़तापूर्वक कहा, संप्रदाय के नेता, हमारे बच्चों पर विश्वास रखें। ह्यून ने पलटकर देखा और ह्यून ने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। क्या ह्यून ने हमें नहीं बताया? बच्चे हमसे बेहतर हैं। मुझे नहीं लगता कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो वह गलत थे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो ये बेतुका लगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखे तो क्या उन्होंने खुद को पर्याप्त साबित नहीं किया है? हाँ, उन्होंने ऐसा किया है। हमें बच्चों को एक ठोस आधार और एक घर देने की जरूरत है, जहाँ वे वापस आ सके। ह्यून ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। लेकिन मैं चिंतित हूँ, यह उनका पहली बार इतनी दूर जाना है। ये तब की बात है। संप्रदाय नेता। दूसरी ओर से ह्यून अपनी आंखें चौड़ी किए उसकी ओर दौड़ रहा था। तुम तो सुअर की तरह इधर उधर भाग रहे हो जैसे हमें इतनी सुबह कोई काम है। विशाल। संप्रदाय नेता। कुछ बहुत बड़ा। विशाल टिल्ड। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। ह्यून का चेहरा गंभीर हो गया। ह्यून क्या 2 बार ऐसा कर सकता था, लेकिन वह बिना किसी कारण के इस तरह का व्यवहार करने वाला व्यक्ति नहीं था। और यदि वह इस तरह से हंगामा कर रहा है तो इसका मतलब है कि सचमुच कुछ बहुत बड़ी घटना घटी है। क्या हुआ? समझाने की कोशिश करो ताकि हम भी समझ सके। तान परिवार के स्वामी। तान परिवार के स्वामी हमारे द्वार के सामने हैं। अप्रत्याशित समाचार सुनते ही ह्यून की आंखें चौड़ी हो गईं। कौन? तुमने कहा कौन आया है? सिचुआन तान परिवार के स्वामी माउंट हुआ के संप्रदाय नेता को देखने आए हैं। तान परिवार के प्रभु, वह अचानक क्यों आया है? जल्दी करो। हाँ, ये सोचने का समय नहीं है। ह्यून ने जल्दी से अपने पैर हिलाए। जैसे ही वह गेट की ओर भागा, उसने तान गुनाक को देखा और उस आदमी को प्रणाम किया, या कम से कम उसने ऐसा करने की कोशिश की। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसके सामने वाले आदमी ने अपने हाथ आपस में जोड़े और उसे प्रणाम किया। सिचुआन तान परिवार के भगवान तान गुनाक माउंट हुआ के संप्रदाय नेता का अभिवादन करते हैं। ये सुनते ही ह्यून चौंक गया और उसने अपना मुंह खोल दिया। सिचुआन तान परिवार का स्वामी, ऐसा व्यक्ति ह्यून से जरा भी कमतर नहीं था। भले ही यह अतीत का माउंट हुआ था, तान परिवार का स्वामी उनसे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वर्तमान माउंट हुआ की तुलना उनसे दूर से भी नहीं की जा सकती थी। वर्तमान माउंट हुआ, जिसे 9 महान संप्रदायों एक संघ से बाहर निकाल दिया गया था, वह तान परिवार के बराबर कैसे हो सकता है? ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे तान गुनाक को इस बात का पता न चल पाता। तो फिर वह ह्यून के प्रति इतना सम्मानजनक और विनम्र क्यों था? जब ह्यून को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तो उसने महसूस किया कि ह्यून ने उसे उंगली से दबाया है। ओह! ह्यून को तुरंत होश आया और उसने सिर झुकाया।
माउंट हुआ संप्रदाय के सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य ह्यून जोंग महान सिचुआन तांग परिवार के स्वामी का अभिवादन करते हुए। जब उन दोनों ने उसका अभिवादन समाप्त किया तो तांग गुनाक ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर उठाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा संप्रदाय के नेता, कृपया बिना बताए आने के लिए हमसे नफरत न करें। क्या कह रहे हो? सिचुआन तांग परिवार का मुखिया सीधे आ गया है। हम बहुत हैरान हैं। हम पर इतनी कृपा दृष्टि डालने के लिए धन्यवाद। बी लेकिन यह क्या है? तांग गुनाक ने ह्यून जोंग की ओर देखा और कहा। माउंट हुआ के शिष्य तांग परिवार के पास आए। ओह, तांग परिवार उनके पक्ष में था और हमने संप्रदाय के साथ दोस्ती करने का फैसला किया है। तो बेशक हमें अपने भविष्य पर चर्चा करने के लिए माउंट हुआ आना पड़ा, है ना? एफ मित्र, दोस्त, एक दोस्त। चुन म्यांग ने तांग परिवार से दोस्ती की। ह्यून जोंग ने हैरानी भरे भाव से तांग गुनाक की ओर देखा। जहाँ गठबंधन शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था, वहाँ मित्र शब्द का इस्तेमाल किया गया। उस स्थिति में इसका मतलब ये होगा कि तांग परिवार माउंट हुआ के साथ गठबंधन करना चाहता था। क्यों होगा? ह्यून यंग ने उसे फिर से चाकू मारा। ओह, ह्यून जोंग को घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ पर निराशा महसूस हुई, इसलिए ह्यून यंग ने नेतृत्व संभाला। मेहमानों को गेट के पास खड़ा रहने देना शिष्टाचार के खिलाफ है। मैं उन्हें गेस्ट हाउस तक ले जाऊंगा। सही, गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस हमारे पास एक है। तांग गुनाक ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। संप्रदाय के नेता, आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम माउंट हुआ के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। इसके पीछे कोई छिपी वजह नहीं है। तांग गुनाक एक और मुड़ा। तो सो, उनका अभिवादन करो। तांग सोसो ने बड़ों के सामने अपना सिर झुकाया। सिचुआन तांग परिवार की बेटी तांग सोसो माउंट हुआ के संप्रदाय नेता का अभिवादन करती है। सिचुआन तांग परिवार की यह बच्ची माउंट हुआ में प्रवेश करना चाहती है। हमसे जुड़े। तुम क्यों करोगे? ह्यून जोंग के चेहरे पर उलझन और घबराहट झलक उठी और तांग गुनाक ने कहा, वह मेरी बेटी है। आपकी बेटी ऐसा क्यों कह रही है? हंसी मिश्रित एक आवाज ह्यून जोंग के कानों में पड़ी, जो इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सका। यदि ऐसा है तो चुन म्यांग ने अवश्य ही कुछ किया होगा। बिल्कुल। ह्यून यंग और तांग गुनाक की बातें सुनकर ह्यून जोंग ने अपना सिर हिलाया। यदि माउंट हुआ में कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो केवल 2 शब्द चुन म्यांग डालने से सब कुछ स्पष्ट हो जाता था। खैर, अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, कृपया इस तरफ से। ह्यून यंग ने उन्हें विनम्र तरीके से अंदर पहुंचाया। ह्यून जोंग तब तक कुछ नहीं बोल पाया जब तक तांग गुनाक दूर गेस्ट हाउस में नहीं चला गया। ये देखकर ह्यून सांग ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने तुम्हें हमारे बच्चों के बारे में क्या बताया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि वे अच्छा करेंगे? ऐसा लगता है कि वे यूनान में अच्छा कर रहे हैं। हम उन्हें सामान्य बच्चे कैसे मान सकते हैं? गर्व भरे शब्दों पर ह्यून जोंग को सहमत होना पड़ा। सही है, ये सच है। उसकी नजर दक्षिण की ओर गई। माउंट हुआ के शिष्य कहीं उसी ओर थे। वे अच्छे होंगे, वे अच्छे ही होंगे। आखिर वे हमारे बच्चे हैं। ह्यून जोंग की आवाज में बहुत खुशी थी। तारानकन तारानकन तारानकन, खड़खड़ाहट खड़खड़ाहट, हिला हिला। चुन म्यांग पीठ के बल लेट गया और बोला, बहुत समय हो गया है जब मैंने ये सब इतना आसानी से किया है। हमें ये पहले ही कर लेना चाहिए था। सासुक, तुम्हें भी लेट जाना चाहिए। ये बहुत आरामदायक है। लेकिन बेकचोन बस चुन म्यांग को देखता रहा। उस कमीने के दिमाग में क्या चल रहा है? बेकचोन को कभी कभी चुन म्यून का सिर फोड़कर ये देखने की तीव्र इच्छा होती थी कि अंदर क्या हो रहा है। चुन म्यून, ओह, क्या ये ठीक है? क्यों? ये बहुत आरामदायक है। अच्छा, उन्हें हमें वहाँ ले जाने दो जहाँ हम जाना चाहते हैं। आरामदायक? उन्हें हमें ले जाने दो। बेकचोन ने चारों ओर देखा। उसने विशाल भूमि देखी जिसके चारों ओर बहुत से पहाड़ थे। विशाल चट्टानें वास्तव में शानदार थी, जब तक कि उसकी नजर लकड़ी की जाली की खिड़की पर नहीं पड़ी जिसमें वे थे। मुंह, और जो गाय उसे खींच रही थी वह जोर जोर से रंभा रही थी। माउंट हुआ के शिष्यों को चुन म्यांग के साथ इस लकड़ी की जालीदार जेल में कैद करके नानमन बीस्ट पैलेस ले जाया जा रहा था। उसने क्या कहा? क्या यह उसके लिए आरामदायक है? बेकचोन ने आह भरी। चुन म्यांग, क्या आपको संकट की भावना महसूस नहीं होनी चाहिए? संकट? चुन म्यांग मुस्कुराया और अपने हाथ जोड़ लिए। क्या आपके पास कोई और योजना है? अगर हमें बैंगनी लकड़ी की घास चाहिए तो हमें नानमन बीस्ट पैलेस से संपर्क करना होगा। अगर वे इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। सही, तो फिर घास पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनसे इस तरह मिले। सत्य, तो ये सबसे तेज तरीका है। यही तो समस्या है, तुम मूर्ख हो। बेकचोन चिल्लाया और चुन म्यून की ओर भागा और लकड़ी के फर्श से बहुत तेज आवाज हुई। धप धप। जो गार्ड उसके पास खड़े थे उन्होंने सलाखों पर प्रहार किया। बस चुप रहो, क्या तुम? उफ। बेकचोन अनिच्छा से बैठ गया और गार्ड ने अपनी जीभ चिटकाई। ये लोग क्या हैं? पकड़े जाने के बावजूद इतनी बेशर्मी कर रहे हैं। ये पहली बार है जब मैंने सेंट्रल प्लेन्स के ऐसे पागल लोगों को देखा है। बस उन्हें अकेला छोड़ दो। जब हम उन्हें भगवान के पास ले जाएंगे तो वे सब समझदार हो जाएंगे। चुन म्यांग ने लकड़ी की सलाखों के बीच से अपना सिर बाहर निकाला। श्रीमान, ये फिर क्या है? इसमें कितना समय लगेगा? हाँ, गार्ड ने चुन म्यांग की ओर एक अजीब नजर से देखा। क्या वह सोचता है कि यह एक यात्री गाड़ी है? लगता है तुम जल्दी से जल्दी सजा पाना चाहते हो। हम जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। चुन म्यांग ने जवाब सुना और सिर हिलाया। ये देखकर जो गुल ने आह भरी और यो येजियोल हमेशा की तरह भाव शून्य चेहरे के साथ पैरों को मोड़कर बैठ गया।
साबूदाना कब पकड़ा गया? मैं आप लोगों के ठीक पीछे था, आपकी कोई मौजूदगी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको पकड़ लिया। अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है जिससे आप अपनी मौजूदगी छुपा सकते हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। आप हमेशा लोगों का पीछा क्यों करते हैं और उन्हें डराते क्यों हैं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मैं किसी न किसी समय पकड़ा ही जाऊंगा? हाँ ठीक है। चुन म्यांग ने अपना सिर हिलाया। यू जोंग, जिसने उसे ऐसा करते देखा, ऐसा लगा जैसे दुनिया ढह गई हो। चुन म्यांग ने ये देखकर अपना सिर झुका लिया। उसे क्या हुआ? इस तथ्य के बावजूद कि आयब ने बार बार इनकार किया, उसे लगता है कि हम उसकी वजह से पकड़े गए। हम पकड़े गए, कहानी यही खत्म होती है। इस बारे में सोचकर अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? आपको ऐसी चीजों के बारे में इतनी आसानी से बात नहीं करनी चाहिए। बेक च्योन, जो क्रोधित था, चिल्लाया और चुन म्यांग यू जोंग की ओर देखकर केवल मुस्कुराया। यू जोंग साहयुन, हाँ, अच्छे इरादे हमेशा अच्छे परिणाम नहीं देते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे इरादों के साथ अपने अधिकांश निर्णय लेते हैं और इसके कारण लंबे समय तक कष्ट भोगते हैं तथा उन्हें कभी कोई पुरस्कार नहीं मिलता। उसी क्षण यू जोंग ने अपना सिर उठाया और धीरे धीरे उसकी आंखें सामान्य होने लगी। चुन म्यांग ने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इरादों को छोड़ दिया जाना चाहिए। क्या सहयुन ने ये सब इनाम पाने की उम्मीद से किया था? नहीं, ऐसा नहीं था। फिर अपना पेट अंदर की ओर खींचे और सीधे खड़े हो जाएं। आपने जो किया वह गलत नहीं था। मैं समझ गया आपका मतलब क्या है। यू जोंग ने अपना सिर हिलाया और चुन म्यांग ने आसमान की ओर देखा। अंडरस्कोर ठीक, मेरे संप्रदाय के नेता साहयुन। अंडरस्कोर, माउंट हुआ ने दुनिया के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही याद रखा, और उन्होंने उस हाथ को काटने की भी कोशिश की जिसने उन्हें खाना खिलाया था। तब क्या माउंट हुआ ने जो कुछ किया वह एक बड़ी गलती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। भले ही चुन म्यांग ने ऐसा सोचा हो, लेकिन उसके पिछले जीवन में उसके सहयोग और साजे को शायद अपने किए पर कोई पछतावा नहीं हुआ होगा। यदि चुन म्यांग और माउंट हुआ संप्रदाय ने स्वर्गीय दानव को नहीं रोका होता, तो न केवल माउंट हुआ बल्कि अधिकांश धार्मिक संप्रदाय पूरी तरह से गायब हो गए होते। और अब चुन म्यांग भविष्य में ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। बस इसके बारे में सोचने से मुझे गुस्सा आता है। आप दुर्घटनाएं करते हैं और परेशानियां पैदा करते हैं, और मुझे मरम्मत का काम करना होगा। उनको कोसोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। कूक, चुन म्यांग ने आह भरी। यू जोंग को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए चुन म्यांग को अपनी पिछली यादें याद आ गईं। कौन किसको श्राप देगा? और बेक च्योन ने चारों ओर नजर घुमाई। क्या अब भाग जाना बेहतर नहीं होगा? हम इन लकड़ी की सलाखों को जरूर तोड़ सकते हैं, और भागने के बाद हम क्या करते हैं वह हमें उस घास को अपने हाथों में लेना होगा, और यह ऐसा करने का सबसे तेज तरीका है। मुझे आपको एक ही बात कितनी बार कहनी पड़ेगी? ठीक है, बेक च्योन ने आह भरी। उस समय जोगुल, जो अब तक चुप थी, ने अचानक एक दिशा की ओर इशारा किया। चुन म्यांग, वहाँ, ओह, जिस स्थान की ओर उसने इशारा किया था, वहाँ देखते हुए चुन म्यांग ने एक बड़ी नक्काशी देखी। ओह, उनके सामने मंडप का दृश्य अब तक देखे गए यूनान से अलग था। विशाल मंडप के पीछे घना जंगल फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश की एक भी किरण उस घने जंगल में प्रवेश नहीं कर सकती। यह उन बंजर खेतों से अलग था जो उन्होंने पहले देखे थे। ये नानमन जानवर महल है। बेक च्योन ने तनाव भरी आंखों से चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मंडप को देखने के बाद नाम का असली वजन उनके दिमाग में समा गया हो। इसके अलावा क्या वे ऐसी स्थिति में नहीं है जहां उन्हें पहले ही पकड़ लिया गया हो? मंडप को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से नानमन बीस्ट पैलेस की राजसी शक्ति को महसूस कर सकते थे। आह, ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ पैसे बचे हैं। इस स्थिति में आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? इस स्थिति में तुम सड़े हुए कमीने,